दक्ष की बातें सुनकर शोभना मलिक चौंक गई। उसने कहा, जी मैंने सुना है, मेरी जानकारी के अनुसार सैदपुर गांव के लोग काफी शक्तिशाली होते हैं और उन लोगों ने झुंझुनू साम्राज्य में शामिल होने से भी मना कर दिया था। इस वजह से तब झुंझुनू की महारानी ने सैदपुर गांव पर हमला कर दिया, फिर उनके साथ बुरा सलूक किया और उन लोगों ने। अचानक कहते कहते ही शोभना मलिक चुप हो गई। दक्ष भी खामोश था। वो उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। तब कुछ देर की खामोशी के बाद शोभना मलिक ने कहा, और उन लोगों ने सैदपुर की महिलाओं की इज्जत लूट ली और कुछ को अपने साथ लेकर चले गए और उन्हें दासी बनने पर मजबूर कर दिया। ये परंपरा आज भी बनी हुई है और वर्तमान में सैदपुर गांव के लोग झुंझुनू के अमीरजादों के बिस्तर का खिलौना बनकर रह गए हैं। दक्ष के एक प्रश्न के जवाब में शोभना मलिक के मन में दबी बातें बाहर आ गई। वास्तव में किसी भी मनुष्य को बेचना और खरीदना कहां तक जायज था? शोभना मलिक काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसे लाखों चांदी के सिक्कों के बदले किसी अनजान व्यक्ति के हाथों बिकना पड़ा। एक मनुष्य के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा जब उसकी पसंद के बारे में पूछने की जरूरत ही ना समझी जाए, जब बीच बाजार में किसी स्त्री की बोली लगाई जाए और त्वचा के रंग और उसके शरीर के बनावट के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित किया जाए। इस सब में एक स्त्री भले ही किसी पुरुष की पत्नी बन जाए या गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ जिंदगी बिता दे, लेकिन उस स्त्री की इज्जत क्या रह जाएगी? पूरी जिंदगी उसे ये बात कचोटती रहेगी कि उसे चांदी के सिक्के देकर बाजार में खरीदा गया था। एक मनुष्य का वस्तु की तरह व्यापार वाकई झुंझुनू जैसे समृद्ध क्षेत्र के लिए उचित नहीं था। शोभना मलिक की बातें सुनकर दक्ष 800 साल पहले के जीवन के बारे में सोचने लगा। उस समय सम्राट सोमगुप्त का शासन था। सैदपुर के कबीले में 300 परिवार थे। सैदपुर के कबीले काफी शक्तिशाली होते थे, इसीलिए सम्राट सोमगुप्त उन सभी परिवारों का खास ख्याल रखते थे ताकि समय पर उनकी मदद ली जा सके। संबंध बेहतर बनाने के लिए सम्राट सोमगुप्त ने कबीले समुदाय में शादी कर ली, लेकिन उस समय झुंझुनू की महारानी चिनाय थी। ये जानकर दक्ष मन ही मन बड़बड़ाने लगा। चिनाय ने उन सभी कबीलों के साथ ऐसा सलूक किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या चिनाय खुद को महान साबित करने के चक्कर में इतना गिर गई थी? दक्ष काफी देर तक सोचता रहा। फिर अपनी सोच से बाहर आकर उसने शोभना मलिक से पूछा, तुमने भैरव का पवित्र ताबीज प्राप्त किया है? हाँ मालिक, मैंने चौथी कोटि का ताबीज प्राप्त किया है, शोभना मलिक ने कहा। तुम युद्धाभ्यास करती हो या नहीं? दक्ष ने पूछा। इस पर शोभना मलिक ने कहा, हाँ मालिक, मैं रोजाना अभ्यास करती हूँ और अब तक मैंने 9 आध्यात्मिक चक्र पार कर लिए हैं। शोभना मलिक की बात सुनकर राजकुमार दक्ष ने कहा, केवल 9 आध्यात्मिक चक्र पार करके पीले मंडल के एडवांस स्टेज में पहुंचना मुश्किल है। मैं तुम्हें अभ्यास को तेज करने की विधि सिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इस संबंध में किसी को नहीं बताओगी कि तुमने ये तकनीक कहां से कैसे सीखी। यदि कोई भी योद्धा बड़े परिवारों से ताल्लुक नहीं रखता तो उसके लिए अभ्यास संसाधन की व्यवस्था करना मुश्किल था। शोभना मलिक के पास अब एक बेहतर योद्धा बनने का बढ़िया अवसर था। वो एक होशियार लड़की थी, इसीलिए उसने राजकुमार दक्ष से वादा कर लिया कि वो किसी को भी ये राज नहीं बताएगी कि इतनी तेज गति से अभ्यास करने की क्षमता उसके अंदर कैसे विकसित हुई। तब राजकुमार दक्ष ने कहा, तुम प्रतिभाशाली भी हो और तुम्हारे अंदर सीखने की ललक भी है। मुझे उम्मीद है कि तुम अगर मेरे कहे अनुसार अभ्यास करोगी तो एक दिन स्वर्गमंडल की योद्धा अवश्य बन जाओगी। राजकुमार दक्ष की बातें सुनकर शोभना मलिक की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पिंडारी सिटी का राजकुमार इतना उदार होगा। इसी के साथ शोभना मलिक राजकुमार दक्ष के सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसने कहा, धन्यवाद मालिक। राजकुमार दक्ष ने कहा, तुम मुझे मालिक मत कहो, पुकारना ही है तो मेरा नाम लेकर पुकारो। एक ऐसी लड़की जिसे किसी वस्तु के रूप में शाहपुर सिटी में नीलाम किया गया था, उसके साथ राजकुमार दक्ष का इस तरह पेश आना शोभना मलिक के हृदय को छू गया था। आज तक शोभना मलिक ने अपने कबीले की औरत को वस्तु के रूप में बिकते हुए देखा था और उसके मन में मर्दों के प्रति नफरत की भावना थी। राजकुमार दक्ष ने शोभना मलिक में एक अवसर देखा। उसने महसूस किया कि अगर दूसरे क्षेत्र में इसकी प्रतिभा का प्रयोग किया जाए तो ये उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तब दक्ष ने कहा, आज से तुम किसी की दासी बनकर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जिंदगी जियोगी और तुम्हें खुद की पहचान एक ताकतवर योद्धा के रूप में बनानी होगी। राजकुमार दक्ष की बातें सुनकर शोभना मलिक प्रसन्न हो गई। उसने कहा, मालिक, मैं इसके लिए आपकी एहसानमंद रहूंगी। आप मेरे लिए मेरे पिता की तरह जिम्मेदारी उठा रहे हैं और मैं आपके लिए आजीवन आपके चरणों की दासी बनी रहूंगी। आप मुझे एक नई जिंदगी दे रहे हैं। राजकुमार दक्ष ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे मालिक कहोगी तो मैं तुम्हें युद्ध की बारीकियां नहीं सिखाऊंगा। राजकुमार दक्ष की बातें सुनकर शोभना मलिक का चेहरा उतर गया। उसने दृढ़ता से कहा, आप मुझे सिखाओ या ना सिखाओ, मैं आपको मालिक ही कहूंगी। इस पर राजकुमार दक्ष शोभना मलिक से प्रभावित हो गया। उस लड़की की इस तरह की दृढ़ निश्चयता की उम्मीद राजकुमार दक्ष ने नहीं की थी।
अब शोभना मलिक के प्रति राजकुमार दक्ष की राय बिल्कुल बदल गई थी। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें जो कहना है कहो। आओ, सबसे पहले तुम्हें पहले चरण का युद्धाभ्यास सिखाता हूं। इसी के साथ राजकुमार दक्ष ने अपनी स्पेस टोर जादुई मूंगे की अंगूठी से कलम निकाली और कागज पर 874 शब्दों का एक मंत्र लिख दिया। राजकुमार दक्ष की स्पेस टोर अंगूठी देखकर शोभना मलिक की आंखें चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, मालिक, क्या ये स्पेस टोर अंगूठी है? राजकुमार दक्ष ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यदि तुम्हें भी स्पेस टोर चाहिए तो कहो, मैं तुम्हें एक स्पेस टोर दे सकता हूं। शोभना मलिक ने सर झुकाते हुए कहा, एक दासी आपके सामने कुछ कहने का साहस कैसे कर सकती है? इस पर राजकुमार दक्ष ने कहा, ओफो, सबसे पहले तो तुम उठो यहां से। आखिर तुम जमीन पर घुटने टेक कर क्यों बैठी हो और फिर अपना सर झुकाकर क्यों बात कर रही हो? मुझे ये पसंद नहीं। महिलाओं का स्थान ऊंचा होता है, चाहे वो किसी भी कुल, गोत्र या परंपरा की क्यों ना हो। तुम अब मेरे सामने ना तो घुटने टेकोगी और ना ही सर झुकाकर बात करोगी। तुम एक स्त्री हो और स्त्री का सम्मान करना हमारी झुंझुनू की परंपरा रही है। और रही स्पेस टोर अंगूठी की बात, तो वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अभ्यास को बेहतर करना होगा और अपनी युद्ध शक्ति बढ़ानी होगी। फिर राजकुमार दक्ष ने वो कागज शोभना मलिक की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम अब जाओ और इस मंत्र को याद कर लो, फिर आध्यात्मिक साधना और युद्धाभ्यास में लग जाना। शोभना मलिक ने राजकुमार दक्ष के हाथ से कागज लिया और सर झुकाते हुए वहां से चली गई। शोभना मलिक के जाने के बाद राजकुमार दक्ष ने आध्यात्मिक कक्ष में प्रवेश किया और काले बिल्ले को दरवाजे का पहरेदार बनाकर साधना करने लगा। राजकुमार दक्ष की शक्ति को देखा जाए तो पिछले 4 महीनों में वो काले जादू के फाइनल स्टेज में पहुंच गया था, लेकिन उसने फाइनल स्टेज के लिए आध्यात्मिक साधना शुरू नहीं की थी। इसके बजाय उसने अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया था और अब उसकी शारीरिक शक्ति भी उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। पिछले कुछ वक्त से राजकुमार दक्ष लगातार रक्तप्राश की गोलियों का सेवन कर रहा था, साथ ही वो 3 पत्ती वाली जादुई घास का भी सेवन कर रहा था। वो 10 दिन तक साधना में लगा रहा, फिर उसने अपनी क्षमता का विश्लेषण किया। मेरी शक्ति बेहतर हुई है। मेरी वर्तमान शक्ति के अनुसार मैं 80 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ सकता हूँ, तलवार चला सकता हूँ। यदि मैं कुछ दिन और अभ्यास करूं तो ये रफ्तार 81 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। हालांकि 1 या 2 दिन अभ्यास करके इस गति को पाना संभव नहीं था। इसके लिए लगातार अभ्यास की आवश्यकता थी। यही सोचकर राजकुमार दक्ष आध्यात्मिक कक्ष से बाहर निकल आया। तब काले बिल्ले ने उसे देखते हुए कहा, गुरु, तुम बाहर आ गए। अब सुनो, असंभव को भी जो संभव कर दे उसे काला बिल्ला कहते हैं। और अचानक से दक्ष बोल पड़ा, अरे रुको भाई, शेरो शायरी बाद में, पहले बताओ अब कौन सा पहाड़ तोड़ दिया तूने? इस पर काले बिल्ले ने कहा, गुरु, मैंने ऐसा काम किया है जिसे जानकर तुम मुझे गोद में उठा लोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी तलवार की मरम्मत कर दी है पहलवान। इतना कहते ही काले बिल्ले ने तलवार उठाकर राजकुमार दक्ष के सामने रख दी और तलवार देखते ही राजकुमार दक्ष का चेहरा खिल गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गजब कर दिया तुमने, वाकई में तुमसे खुश हुआ। आओ बाहर चलें। फिर राजकुमार दक्ष तलवार हाथ में लिए उसे लेकर हवेली के बाहर बागीचे में चला आया। उसके चेहरे की प्रसन्नता इस कदर थी मानो उसके परिवार का कोई सदस्य वापस लौट आया हो। वो एकटक तलवार को देखता ही जा रहा था। राजकुमार दक्ष तलवार हाथ में लिए उसे लेकर हवेली के बाहर वाले बागीचे में चला आया। उसके चेहरे पे प्रसन्नता इस कदर थी कि मानो उसके परिवार का कोई सदस्य वापस लौट आया हो। वो एकटक तलवार को देखता ही जा रहा था। बागीचे में आकर राजकुमार दक्ष हवा में तलवारबाजी करने लगा। कुछ देर बाद राजकुमार दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और हवा में तलवार को छोड़ दिया। इसी के साथ उसकी तलवार हवा में तैरने लगी। तलवार को हवा में यूं तैरता देख काला बिल्ला भी हैरान हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, इतनी कम उम्र में इस लड़के के पास इस स्तर की आध्यात्मिक शक्ति भी है। बिना हाथ लगाए वो तलवार को चला सकता है और हवा में रोके रख सकता है। वाकई अद्भुत शक्ति है इसके अंदर। राजकुमार दक्ष ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने तलवार हवा में झूल रही थी। राजकुमार दक्ष ने कहा, मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से तलवारबाजी की इस तकनीक को भी पा लिया है और ये सब इस तलवार के कारण ही संभव हो पाया है। आध्यात्मिक कक्ष में दक्ष ने 10 दिनों का समय बिताया था, इसीलिए अचानक उसे फिर से शोभना, अवंतिका, अतुल और राजकुमार नंदकिशोर का ख्याल आया। उसने कहा, मुझे अब बाकी लोगों से मिलना चाहिए। लगता है कि शोभना भी अभ्यास ही कर रही होगी। यही सोचते हुए राजकुमार दक्ष पहले नंदकिशोर के पास गया और उसे अमृतांजल की 7 बोतल दी। फिर वो शोभना के पास गया और जैसा दक्ष ने सोचा था वैसा ही था। शोभना अभ्यास कर रही थी। शोभना को कुछ और युद्ध तकनीक समझाकर दक्ष अवंतिका के पास चला गया। अवंतिका भी युद्धाभ्यास पर थी। अवंतिका के युद्धाभ्यास को देखकर राजकुमार दक्ष ने कहा, अवंतिका, तुम्हारी युद्ध तकनीक में काफी सुधार हुआ है। अवंतिका ने उदासी भरे लहजे में कहा, हाँ, लेकिन दक्ष, मैं तुमसे काफी पीछे हूं।
इस बात पर राजकुमार दक्ष ने अवंतिका को कोई उत्तर नहीं दिया और वो केवल मुस्कुरा कर रह गया। गुप्त महल में अवंतिका ने ढेरों अभ्यास संसाधन प्राप्त किए थे, जिसके सेवन के बाद उसकी शारीरिक शक्ति में काफी इजाफा हुआ था। हालांकि अवंतिका को भी अब एहसास था कि वो राजकुमार दक्ष से काफी कमजोर थी, जिस वजह से वो हतोत्साहित महसूस कर रही थी। राजकुमार दक्ष अवंतिका की भावना को समझ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अवंतिका, तुम एक शानदार योद्धा हो। तुम्हारी युद्ध तकनीक में भी काफी इजाफा हुआ है। यदि तुम प्रांतीय रैंकिंग में स्थान पाने के लिए मुकाबला करोगी तो मुझे यकीन है कि तुम टॉप 800 योद्धाओं में अपना स्थान बना लोगी, और इसी तरह अगले 2 साल तक अभ्यास करोगी तो तुम आसानी से टॉप 100 में अपना स्थान पक्का कर लोगी। अवंतिका ने उदासी से कहा, फिर भी मैं तुमसे बहुत पीछे हूं दक्ष। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है कि तुमने बहुत कम चक्रों को पार किया है, और मुझसे तुम जो अपनी तुलना कर रही हो वो गलत है। राजकुमार दक्ष ने अवंतिका को समझाते हुए कहा। अवंतिका ने अब तक 17 चक्रों को पार कर लिया था। 17 चक्रों को पार करने वाला योद्धा शक्तिशाली होता था, लेकिन राजकुमार दक्ष ने अवंतिका से दोगुने चक्रों को पार कर लिया था, जिस कारण अवंतिका और राजकुमार दक्ष के बीच उनकी शक्ति का एक बहुत बड़ा अंतर था। अवंतिका ने कहा, तुम्हारा कहना है कि किसी भी योद्धा के पीछे उसके चक्रों को पार करने की योग्यता की भी बड़ी भूमिका होती है। इस पर राजकुमार दक्ष ने कहा, एक योद्धा के अंदर अपार क्षमता होती है अवंतिका। अगर वो चक्रों को पार करता है तो उसमें उस क्षमता को महसूस करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, और जब वो अपनी क्षमता को महसूस कर लेता है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो अभ्यास भी उसी के अनुरूप करता है। अवंतिका ने कहा, मैं चाहती हूं कि जल्दी ही मेरी शक्ति में इजाफा हो जाए, और इसीलिए मैं अपने अभ्यास के समय को बढ़ा देती हूं, ताकि अगर मैं प्रांतीय रैंकिंग में टॉप 500 में भी अपनी जगह बनाने के लिए उतरूं तो मैं उसमें विफल ना हो पाऊं। तभी अतुल वहां आया और दूर से चिल्लाते हुए बोला, राजकुमार दक्ष, कोई आपसे मिलना चाहता है। दक्ष ने पूछा, कौन? अतुल ने कहा, प्रांतीय रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज योद्धा मनोहर। मनोहर? लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? राजकुमार दक्ष ने जिज्ञासावश पूछा। राजकुमार, क्या आपको पता नहीं है कि जब आप सुमित सिंह से मुकाबला कर रहे थे तब आपको कई लोग देख रहे थे? कई लोगों का मानना है कि सुमित सिंह की ताकत प्रांतीय रैंकिंग के नंबर 1 योद्धाओं के लेवल की है, इसीलिए स्पष्ट है कि वो आपको चुनौती देना चाहता है, अतुल ने कहा। राजकुमार दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मुझे चुनौती क्यों देना चाहता है? वो पहले से ही प्रांतीय रैंकिंग का नंबर 1 योद्धा है। अगर वो मुझे हरा भी देता है तो उससे क्या फायदा होगा? साथ ही अगर वो मुकाबला हार जाता है तो उल्टा उसकी ही प्रतिष्ठा धूमिल होगी। अतुल ने कहा, सही कह रहे हैं आप। शायद वो ऐसा ही सोच रहा हो कि आपकी चर्चा की वजह से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, इसीलिए वो आपको हराना चाह रहा हो ताकि उसके यश में वृद्धि हो सके। दूसरी बात कि लंबे समय तक नंबर 1 में रहने के कारण उसके मन में थोड़ा घमंड आ गया है और इसीलिए वो आपसे मुकाबला करना चाह रहा होगा। मुझे तो उसके बात करने के तरीके से ऐसा ही लगा। राजकुमार दक्ष ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, जो भी हो, लेकिन मुझे उसकी मंशा सही नहीं लग रही है। फिर कुछ ही देर में मनोहर राजकुमार दक्ष के सामने था। उसने राजकुमार दक्ष को मुस्कुराते हुए देखा। मनोहर की विनम्रता का भाव देखते ही राजकुमार दक्ष ने भी सम्मान के साथ मनोहर को देखा। मनोहर की उम्र 60 से अधिक हो चुकी थी। उसने सामान्य से कपड़े पहन रखे थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन इस उम्र में भी उसके चेहरे पर जो तेज था वो उसके नंबर 1 होने का प्रमाण था। मनोहर ने अपना हाथ राजकुमार दक्ष की ओर बढ़ाया, लेकिन राजकुमार दक्ष ने हाथ मिलाने की बजाय दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कहा। मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ना केवल शक्तिशाली हो बल्कि तुम बुद्धिमान भी हो। राजकुमार दक्ष ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप अब भी काले जादू के फाइनल स्टेज में ही हो, लेकिन आप अपनी युद्ध क्षमता को पृथ्वी मंडल तक क्यों नहीं ले गए? मनोहर ने राजकुमार दक्ष के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, मैंने किसी से वादा किया है कि इस संबंध में कोई भी बात किसी से साझा नहीं करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारी वजह से कोई वादा नहीं तोड़ सकता। योद्धाओं के लिए वादों का बहुत महत्व होता था। अगर वो किसी से वादा निभाने की बात करते थे तो उसे हर संभव निभाने की कोशिशें भी करते थे, और अगर किसी कारणवश वादा टूट जाता था तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति में गिरावट आ जाती थी। इसीलिए साधारण योद्धा भी अपने वादे के प्रति प्रतिबद्ध रहता था। फिर मनोहर ने राजकुमार दक्ष को हंसते हुए देखा और कहा, मैंने तुम्हें जैसे ही देखा तभी मुझे इस बात का एहसास हो गया कि तुम प्रतिभाशाली हो। हाँ, अगर तुम चाहोगे तो मैं अपना वादा तोड़कर उन बातों को तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? राजकुमार दक्ष ने कहा, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं अपनी गुप्त बातों को उजागर कर सकता हूं। मनोहर ने कहा, क्योंकि अगर ऐसा है कि आप उन बातों को गुप्त रखकर परेशान हो रहे हो तो मुझे आपकी मदद करनी चाहिए।
राजकुमार दक्ष ने कहा। हालांकि राजकुमार दक्ष उन बातों को जानने में रुचि नहीं ले रहा था, लेकिन वो समझ रहा था कि मनोहर जानबूझकर हारना चाह रहा है ताकि उसके मन में दबी बात बाहर आ जाए। वैसे भी कोई राज एक उम्र तक सीने में दफन रहे, ये तब तक ही ठीक है। उम्र के इस पड़ाव पर मनोहर के लिए ज्यादा कुछ पाने को नहीं था और ऐसे में कोई भी बात वो दिल में दबाए हुए नहीं रख सकता था। लेकिन मुझे हराना इतना आसान नहीं है। अगर तुम मुझसे हार जाओगे तो तुम घोर निराशा में डूब जाओगे और तुम्हारा मनोबल गिर जाएगा, मनोहर ने कहा। इस पर दक्ष ने कहा, हाँ फिर देख लेते हैं। इसी के साथ मनोहर ने अपने थैले से एक पत्ती निकाली और मंत्र बुदबुदाते हुए उसे फेंक दिया। तभी वो पत्ती अचानक किसी तलवार की तरह मजबूत और धारदार बन गई। राजकुमार दक्ष ने देखकर फौरन अपनी आंखें बंद की और अपनी जादुई शक्ति के प्रभाव से आसपास मौजूद पत्तियों को इकट्ठा किया और फिर कुछ ही देर में वो सभी पत्तियां एकत्रित होकर एक तलवार का आकार लेने लगी। मनोहर ने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश। और इतना कहकर मनोहर तेजी से 42 मीटर प्रति सेकंड की गति से पीछे खिसक गया, लेकिन फिर भी राजकुमार दक्ष ने मनोहर की गर्दन पर वार कर दिया। हमला इतना तेज था कि मनोहर के लिए इससे बचना काफी मुश्किल हो गया। मनोहर ने कहा, तुम्हारी गति मुझसे भी अधिक है, बहुत अच्छे। मनोहर अब अपनी वास्तविक शक्ति को छिपाकर नहीं रख सकता था और फिर इसी के साथ राजकुमार दक्ष और मनोहर के बीच मुकाबला तेज हो गया और दोनों की जादुई तलवारें आपस में टकराने लगी। राजकुमार दक्ष ने सोचा, मैं इसके साथ लापरवाही से नहीं लड़ सकता हूं। इसे जीतने के लिए मुझे शक्ति से कम बुद्धि के प्रयोग की ज्यादा जरूरत है। तभी राजकुमार दक्ष के हाथ से पत्तियों से बनी वो जादुई तलवार से अचानक सभी पत्तियां अलग हो गई और प्रत्येक पत्ती छोटी छोटी तलवार में बंट गई और दक्ष ने उन सभी तलवारों को मनोहर की दिशा में चला दिया। दक्ष के इस वार को देखकर मनोहर हैरान हो गया। राजकुमार दक्ष के हाथों से पत्तियों से बनी वो जादुई तलवार से अचानक सभी पत्तियां अलग हो गई और प्रत्येक पत्ती छोटी छोटी तलवार में बंट गई और दक्ष ने उन सभी तलवारों को मनोहर की दिशा में चला दिया। दक्ष के इस वार को देखकर मनोहर हैरान रह गया। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 14 सालों से तलवारबाजी की सर्वश्रेष्ठ तकनीक का प्रदर्शन कर रहा हूं मैं। तुम पहले ऐसे योद्धा हो जो इतने दिनों में इस वार को विफल कर पाया है। शाबाश। राजकुमार दक्ष ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि शस्त्र चलाने में आपकी गति 72 मीटर प्रति सेकंड की है, लेकिन अभी आपकी रफ्तार 76 मीटर प्रति सेकंड की थी। क्या आपने अपनी वास्तविक ताकत छिपा कर रखी है? मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, तलवारबाजी की तकनीक में मुझे महारत हासिल है, लेकिन इन सवालों के जवाब तुम्हें फौरन नहीं मिल सकते हैं। इतने वर्षों से प्रांतीय रैंकिंग के पहले नंबर पर मनोहर काबिज था, इसीलिए यकीनन उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। मनोहर का न केवल तलवार का वार घातक था, बल्कि उसकी शारीरिक चाल और सामने वाले योद्धा के मनोबल को तोड़ने की रणनीति भी उच्च स्तरीय थी। तभी मनोहर ने राजकुमार दक्ष की गर्दन पर हमला कर दिया। इसी के साथ राजकुमार दक्ष का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन ये क्या, 2 हिस्सों में बंटने के बाद राजकुमार दक्ष के शरीर से एक बूंद भी खून की नहीं निकली। मनोहर हैरान था। उसने अपने चारों तरफ देखा तो राजकुमार दक्ष उसके पीछे था, जबकि उसके सामने उसकी छाया थी। इस तकनीक को देख मनोहर एक बार फिर से खुद को हैरान करने से रोक नहीं पाया। अचानक वो पीछे की ओर मुड़ा और राजकुमार दक्ष पर हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि राजकुमार दक्ष ने जवाबी हमले की बजाय अपनी ढाल को आगे कर दिया कि तभी तलवार जब ढाल से टकराई तो जोरदार आवाज हुई और चारों तरफ आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी फैल गई। इसी के साथ दोनों 2 कदम पीछे खिसक गए। फिर कुछ सेकंड के बाद दोनों के बीच दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई। राजकुमार दक्ष ने अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए मनोहर के सीने पर तलवार चला दी और अब तलवार लगते ही उसके सीने से खून निकलने लगा। मनोहर का शरीर काफी मजबूत था, इसीलिए राजकुमार दक्ष की तलवार उसे ज्यादा घायल नहीं कर सकी। बावजूद इसके उसकी त्वचा छील गई थी। अपने सीने से खून निकलते देख मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, शानदार दक्ष, तुमने मुझे हरा दिया। मैं तलवारबाजी के पहले चरण में तुमसे हार गया हूं। मनोहर के ऐसा कहते ही राजकुमार दक्ष ने अपनी तलवार को म्यान में रख लिया और मुस्कुराते हुए कहा, वाकई आपकी शक्ति प्रांतीय रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ योद्धा के लायक है। वैसे मैं देखना चाहता था कि आप आध्यात्मिक शक्ति का तलवारबाजी में किस लेवल तक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अफसोस कि मुझे वो स्तर दिखा नहीं जिसकी मैंने कल्पना की थी। इस पर मनोहर ने कहा, मैं मानता था कि मैं तलवारबाजी के पहले चरण में सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं, लेकिन ये मेरा भ्रम था। अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरी तलवारबाजी तकनीक बेहतर नहीं है। अब मुझे इस पर और भी काम करना है। इतना कहते ही मनोहर तुरंत वहां से निकल गया। मनोहर को तेज कदमों से बाहर निकलते देख अतुल दौड़ता हुआ अंदर आया और उसने राजकुमार दक्ष से पूछा, राजकुमार, मनोहर मुंह लटकाए बाहर क्यों निकल गया?
आप दोनों के बीच मुकाबला किसने जीता? कौन जीता या हारा ये मायने नहीं रखता अतुल, मुझे लगता है मुकाबला बराबरी का रहा, राजकुमार दक्ष ने कहा। अतुल ने राजकुमार दक्ष के जवाब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब दक्ष ने पूछा, अतुल, क्या शाहपुर सिटी में तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय का प्रांतीय परिसर है? आप प्रांतीय परिसर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप वहां जाना चाहते हैं? आपको पता है कि कितने लोग आपकी हत्या करना चाहते हैं? आपकी हत्या के लिए काफी बड़ा इनाम घोषित किया गया है। अफवाह तो ये भी है कि आपकी हत्या करने वाले को 14 करोड़ 7 लाख चांदी के सिक्के इनाम में देने की घोषणा की गई है। कसाई समुदाय की हिटलिस्ट में आप 37वें स्थान पर हैं, अतुल ने कहा। कसाई समुदाय की हिटलिस्ट योद्धाओं की रैंकिंग के अनुसार निर्धारित होती थी। जिसकी रैंकिंग जितनी अधिक थी उस पर उतना ही अधिक इनाम घोषित था। उदाहरण के लिए सुमित सिंह के अलावा कई और लोग थे जो राजकुमार दक्ष को मारना चाहते थे। सभी के इनामों को जोड़कर राजकुमार दक्ष के ऊपर इनाम की रकम तय की गई थी और हिटलिस्ट में उन्हीं टारगेट को सूचीबद्ध किया जाता था जिस पर 1 करोड़ का इनाम होता था। अतुल की बातें सुनकर राजकुमार दक्ष ने हैरानी से कहा, मेरी कीमत इतनी अधिक कब हो गई? पिछली बार जब मुझे जानकारी मिली तब ये रकम केवल 10 लाख चांदी के सिक्के थी। अतुल ने कहा, क्योंकि आपने सुमित सिंह जैसे ताकतवर योद्धा को हरा दिया और कई लोग मानते हैं कि आप काले जादू के फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं और आप इस स्टेज में इतनी ज्यादा शक्ति रखते हैं जिससे कई लोग आपको खतरा मानने लगे हैं। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि आप और शक्तिशाली हों उससे पहले ही आपकी हत्या कर दी जाए, लेकिन आपकी हत्या उनके वश की बात नहीं है। इसीलिए ही कसाई समुदाय के सुपारी किलर से आपकी हत्या कराने के लिए इनाम घोषित किया गया है। आपके ऊपर कई लोगों ने इनाम की घोषणा कर रखी है, इसीलिए वर्तमान में इनाम की टोटल रकम 14 करोड़ 7 लाख पहुंच गई है। राजकुमार दक्ष ने सोचने की मुद्रा में कहा, वैसे तो मैं ऐसे ही प्रांतीय परिसर में जाने के बारे में सोच रहा था, पर अब मेरे पास एक और वाजिब कारण है कि मैं वहां जाऊं। यदि मेरी कीमत वास्तव में 14 करोड़ 7 लाख चांदी के सिक्के है तो तय है कि मेरी हत्या के लिए स्वर्गमंडल के योद्धा भी प्रयास करेंगे। और यदि मैं तुम्हारे पिता की हवेली में रहता हूं तो ये मेरे साथ बाकी लोगों के लिए भी सुरक्षित नहीं होगा। मेरी वजह से वो लोग यहां भी हमला कर सकते हैं। कुछ देर रुककर एक लंबी सांस भरते हुए दक्ष ने आगे कहा, मुझे लगता है कि अब सबकी सुरक्षा के लिए मेरा तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय के प्रांतीय परिसर में जाना ही सुरक्षित होगा। न सिर्फ सबकी बल्कि ये मेरी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। शाहपुर सिटी में दूसरी और कोई जगह नहीं है जहां मैं पूरी तरह से सुरक्षित रहूंगा। इसके अलावा अगर मैं अपने युद्धाभ्यास को बेहतर करना चाहता हूं तो भी मुझे विद्यालय के प्रांतीय परिसर में जाना ही होगा। इस पर अतुल ने कहा, ठीक राजकुमार, आप जब जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मैं अपने पिता से कहूंगा कि वो आपके साथ विद्यालय के प्रांतीय परिसर तक जाए, जिससे शाहपुर सिटी की सीमा में कोई भी योद्धा पर हमला करने की कोशिश ना करें। परेशान मत हो अतुल, मुझे लोकेशन बता दो, मैं अकेले वहां जा सकता हूं। राजकुमार दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अतुल ने कहा, राजकुमार माफ करें, आपका अकेले जाना सही नहीं। आपका अनुमान नहीं है कि रास्ते में क्या क्या खतरे हो सकते हैं। शायद आप मुझसे मजाक कर रहे हैं राजकुमार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। दुश्मनों से बचना मेरे लिए आसान है। बस मेरे भाई नंद किशोर, अवंतिका और शोभना मलिक का ख्याल रखना। यहाँ उनके लिए कोई खतरा नहीं है। कसाई समुदाय की हिटलिस्ट में मैं हूँ, इसलिए वो उन लोगों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। राजकुमार दक्ष ने गंभीरता से कहा। इसके बाद अब अतुल ने बिना किसी सवाल के राजकुमार दक्ष को तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय के प्रांतीय परिसर में जाने का रास्ता बता दिया, लेकिन प्रांतीय परिसर में प्रवेश करने के लिए कुछ शर्त माननी होती थी, तभी तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय के किसी भी परिसर के छात्र को प्रवेश करने की अनुमति मिलती थी। इसके लिए परिसर के मुख्य द्वार पर एक फॉर्म भरना होता था और फॉर्म में शर्त होती थी कि अगर आप शोधार्थी छात्र नहीं हैं तो आपको सिर्फ 24 घंटे में परिसर से बाहर आना होगा और इसी बीच आप किसी भी ट्रेनर के व्याख्यान का हिस्सा नहीं ले सकते और न ही परिसर की लाइब्रेरी में प्रवेश कर सकते हैं। इस फॉर्म में सहमति के बाद ही परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलती थी, लेकिन राजकुमार दक्ष परिसर में 24 घंटों के लिए तो नहीं जाना चाह रहा था। इसलिए इन शर्तों पर हस्ताक्षर करने के बजाय दूसरे तरीके से परिसर में प्रवेश करने का उसने उपाय सोचा। उसने काले बिल्ले से कहा, प्रांतीय परिसर के अंदर प्रवेश करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। काले बिल्ले ने कहा, गुरु तुम केवल आदेश करो, बंदा अपनी जान तक देने को तैयार है। बताओ तो पहलवान, तुम्हें क्या मदद चाहिए? राजकुमार दक्ष ने कहा, मैं इस अंगूठी को तुम्हारे गले में लटका देता हूँ और मैं इस स्पेस टूर अंगूठी के अंदर चला जाता हूँ और इसके बाद तुम चुपके से प्रांतीय परिसर में प्रवेश कर जाना। जो हुक्म मेरे आका, काले बिल्ले ने कहा। और फिर काले बिल्ले ने राजकुमार दक्ष के कहे अनुसार अपने शरीर को छोटा किया और प्रांतीय परिसर के अंदर चला गया। काले बिल्ले का आकार सामान्य था, इसीलिए किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अंदर पहुंचकर काले बिल्ले ने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, गुरु अब तुम बाहर आ सकते हो। बाहर हमें कोई नहीं देख रहा पहलवान। काले बिल्ले की गर्दन पर स्पेस टूर जादुई मूंगे की अंगूठी लटकी हुई थी जिसके अंदर राजकुमार दक्ष था और फिर काले बिल्ले की आवाज सुनकर राजकुमार दक्ष अंगूठी से बाहर निकल आया।
राजकुमार दक्ष ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में कहा, लगता है किसी ने हमें नहीं देखा। हम चुपके से परिसर में प्रवेश करने में कामयाब रहे। इसी के साथ राजकुमार दक्ष ने गहरी सांस ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ काफी सुकून महसूस कर रहा है। राजकुमार दक्ष ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर धीमी आवाज में कहा, लगता है किसी ने हमें नहीं देखा। हम चुपके से परिसर में प्रवेश करने में कामयाब रहे। इसी के साथ राजकुमार दक्ष ने गहरी सांस ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ काफी सुकून महसूस कर रहा हो। बाहर निकलते ही राजकुमार दक्ष ने महसूस किया कि प्रांतीय परिसर के वातावरण में आध्यात्मिक शक्ति की प्रचुरता थी, जिसके प्रभाव से कोई भी योद्धा तेजी से युद्धाभ्यास कर सकता था। राजकुमार दक्ष ने उत्साह में खुद से कहा, प्रांतीय परिसर का नाम यूं ही विख्यात नहीं है। नाम के अनुरूप इसका वातावरण भी किसी योद्धा की क्षमता और योग्यता को बेहतर बनाने के लिए अनुकूल है। गलवान परिसर की तुलना में यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति तिगुनी बेहतर महसूस हो रही है। राजकुमार दक्ष को इस बात की उम्मीद थी कि अगर उसने काले जादू के फाइनल स्टेज में सर्वश्रेष्ठ स्तर को प्राप्त कर लिया तो वो फौरन पृथ्वीमंडल का योद्धा बन सकता था। हालांकि वो किसी जल्दबाजी में नहीं था। उसने पृथ्वीमंडल तक पहुंचने की अपनी इच्छा को दबा दिया था। राजकुमार दक्ष इस बात को जानता था कि पृथ्वीमंडल का सबसे कमजोर छात्र भी अगर प्रांतीय परिसर में आ गया तो बाहर की दुनिया में उसे शीर्ष स्तर का योद्धा माना जाता था, क्योंकि प्रांतीय परिसर की ट्रेनिंग और शोध कार्यों को समूचे झुंझुनू में अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग कहा जाता था। प्रांतीय परिसर में कई छात्र तो एक साथ कई योद्धाओं से मुकाबला कर सकते थे। साथ ही वो अपने से ऊपर के मंडल के योद्धाओं को भी पराजित करने की क्षमता रखते थे। राजकुमार दक्ष स्पष्ट उद्देश्य के साथ प्रांतीय परिसर में आ गया था। फिर वो प्रांतीय परिसर के पाकुड़ पहाड़ की ओर जाने लगा। पाकुड़ पहाड़ प्रांतीय परिसर का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास स्थलों में से एक था। इस पहाड़ पर आध्यात्मिक शक्ति की सबसे ज्यादा प्रचुरता थी। इस पहाड़ पर दर्जनों गुप्त गुफाएं थी। अलग अलग गुफाओं में अलग अलग युद्ध तकनीकों का अभ्यास किया जाता था। राजकुमार दक्ष पाकुड़ पहाड़ पर चढ़ने लगा। वो तूफानी गुप्त गुफा में जाना चाहता था, जिसमें अभ्यास करके वो अपनी तलवारबाजी की गति और हवा में तेज उड़ने की गति को प्राप्त कर सकता था। पाकुड़ पहाड़ के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ये पाकुड़ पहाड़ की क्रॉसिंग है, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। राजकुमार दक्ष क्रॉसिंग से आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी दो छात्र तेजी से वहां आए और राजकुमार दक्ष को रोकते हुए कहा, कौन हो तुम? प्रांतीय परिसर में ज्यादा छात्र नहीं थे। स्वाभाविक रूप से हर छात्र एक दूसरे को जानते थे, इसलिए स्पष्ट था कि बिना पहचान वाले को अंदर जाने से रोक दिया जाता था। राजकुमार दक्ष ने गलवान परिसर के परिचय पत्र को निकाला और कहा, मैं गलवान परिसर का छात्र हूँ। छात्र तक तो ठीक है, लेकिन क्या तुम शोधार्थी छात्र हो? उनमें से एक छात्र जिसका नाम कमल सिंह था उसने कहा। इस पर राजकुमार दक्ष ने कहा, नहीं, मैं शोधार्थी नहीं हूँ। अभी मैं सिर्फ काले जादू का योद्धा हूँ। दोनों छात्रों ने राजकुमार दक्ष को सर से पैर तक देखा। उनमें दूसरा योद्धा जिसका नाम नयन सिंह था उसने कहा, फिर तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, अन्यथा हमें तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालना पड़ेगा। कमल सिंह और नयन सिंह दोनों पृथ्वीमंडल के मिडिल स्टेज के योद्धा थे। जाहिर था कि दोनों की शक्ति काले जादू के फाइनल स्टेज के योद्धा से अधिक थी। राजकुमार दक्ष ने विनम्रता से कहा, जहां तक मुझे पता है कि गैर शोधार्थी छात्रों को भी पाकुड़ पहाड़ पर आने का अधिकार है, तो आप दोनों मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? इस पर नयन सिंह ने हंसते हुए कहा, नियम यह है कि तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय के चारों परिसरों के टॉप 3 के छात्रों को पाकुड़ पहाड़ पर जाने की अनुमति दी जा सकती है। यदि तुमने टॉप 3 छात्रों में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है तो ही तुम्हें पहाड़ पर जाने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा तुम्हें दंडित भी किया जा सकता है। तभी अचानक कमल सिंह बीच में ही बोल पड़ा, और इसके लिए अगर हम लोग तुम्हारी हत्या भी करते हैं तो भी तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय हमें सजा नहीं देगा, क्योंकि हम यहाँ अनाधिकृत लोगों को प्रवेश न देने के लिए ही तैनात किए गए हैं। राजकुमार दक्ष की उम्र को देखते हुए उन लोगों ने सोचा नहीं था कि वो चारों परिसरों के टॉप 3 योद्धाओं में से एक होगा। तभी किसी लड़की की आवाज आई, तुम दोनों कितने मूर्ख हो, क्या तुम नहीं जानते कि ये गलवान परिसर का नंबर 1 योद्धा है? लड़की की आवाज सुनकर सभी ने उस ओर देखा। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी और उसका चेहरा गुलजीत कौर से काफी मिलता जुलता लग रहा था। लंबे बाल, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होठ और उसकी त्वचा का रंग बिल्कुल मक्खन की तरह था। उसकी सुंदरता इस स्तर की थी कि उसे देखकर कोई भी मदहोश हो जाए। कमल सिंह और नयन सिंह ने सर झुकाते हुए कहा, प्रणाम। लेकिन राजकुमार दक्ष उसकी सुंदरता को देखकर प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में सौंदर्य, प्रेम और इश्क को लेकर किसी भी तरह की भावना नहीं थी। पिछले जन्म में उसकी प्रेमिका और मंगेतर चिनाई ने ही उसकी हत्या कर दी थी। इस वजह से उसे इस जीवन में किसी भी महिला पर विश्वास नहीं हो पाता था। दक्ष भी उसे गौर से देख रहा था। उसके मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि उसने इस लड़की को कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ मिला है।
राजकुमार दक्ष को इस तरह घूरते देख उस लड़की ने पूछा, दक्ष क्या तुम अभ्यास के लिए पाकुड़ पहाड़ पर जा रहे हो? राजकुमार दक्ष ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं तलवारबाजी की कुछ तकनीकों का अभ्यास करने के लिए पाकुड़ पहाड़ पर मौजूद गुप्त गुफा में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराने लगी। तब राजकुमार दक्ष ने गहरी सांस ली और आगे कहा, क्या हम पहले भी कहीं एक दूसरे से मिले हुए हैं? उस लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली इंसान भुलक्कड़ हो जाएगा और फिर लोगों का क्या होगा? तुम भूल गए हम एक दूसरे से सायोनारा रेस्टोरेंट में मिले थे? क्या अब तुम्हें कुछ याद आया? तभी राजकुमार दक्ष को याद आया कि सायोनारा रेस्टोरेंट में उसने उस लड़की को देखा था और वो उस दिन गुलजीत के ठीक बगल में बैठी थी। राजकुमार दक्ष ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम इशलीन कौर है और मैं कैलाशपुरी सिटी की राजकुमारी गुलजीत कौर की चचेरी बहन हूँ। अगर सीधे तौर पर कहूँ तो मैं तुम्हारी साली हूँ। राजकुमार दक्ष और इशलीन कौर को इस तरह बातें करते देख कमल सिंह और नयन सिंह दोनों ईर्ष्या के भाव से राजकुमार दक्ष को देखने लगे। शाहपुर सिटी की 10 सुंदरियों में से इशलीन कौर एक थी। प्रांतीय परिसर के कई शोधार्थी छात्र उसे चाहते थे और कई योद्धा उसे अपने सपनों की राजकुमारी के तौर पर देखते थे, लेकिन उन सभी ने कभी इशलीन कौर से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। कमल सिंह और नयन सिंह राजकुमार दक्ष को देखकर सोचने लगे, इशलीन कौर जैसी सुंदर लड़की के साथ ये बात कर रहा है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे कि काले जादू का योद्धा होते हुए भी वो हमारे सपनों की रानी से इस तरह आशिकी लड़ा सके? तब कमल सिंह ने धीमी आवाज में कहा, वो सिर्फ एक बाहरी छात्र है, उसे पाकुड़ पर प्रवेश कैसे दिया जा सकता है? इशलीन कौर ने हंसते हुए कहा, बात तो सही है, लेकिन इसका उपाय है दक्ष। तुम्हें पाकुड़ पहाड़ पर आगे बढ़ने के लिए कुछ मेरिट पॉइंट्स खर्च करने होंगे। राजकुमार दक्ष ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या मुझे पाकुड़ पहाड़ पर अभ्यास करने के लिए मेरिट पॉइंट्स खर्च करने की आवश्यकता होगी? गुप्त महल में जाने से पहले ही राजकुमार दक्ष ने अपने सारे मेरिट पॉइंट्स खर्च कर दिए थे। अब उसके पास एक भी पॉइंट नहीं बचा था। इशलीन कौर समझ गई कि राजकुमार दक्ष दुविधा में है। उसने कहा, दक्ष, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त मेरिट पॉइंट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे कुछ पॉइंट्स उधार ले सकते हो। मैं खुशी से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, आखिर हम रिश्तेदार हैं। मदद की पेशकश के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे उधार नहीं चाहिए, पर इसके बदले में मैं अपने चांदी के सिक्के खर्च करना चाहूंगा, राजकुमार दक्ष ने दृढ़ता से कहा। राजकुमार दक्ष किसी का भी एहसान लेना नहीं चाहता था, लेकिन चांदी के सिक्कों से मेरिट पॉइंट्स खरीदना महंगा था, क्योंकि आमतौर पर एक मेरिट पॉइंट्स 1000 चांदी के सिक्कों के बराबर होता था, लेकिन एक मेरिट पॉइंट्स खरीदने के लिए 2000 चांदी के सिक्के खर्चने पड़ते थे। इसीलिए सामान्य परिस्थिति में कोई भी योद्धा मेरिट पॉइंट्स खरीदने में इतने चांदी के सिक्के खर्च नहीं करना चाहता था। एक वास्तव में ये एक बेवकूफी भरा सौदा था। तब इशलीन कौर ने कहा, इतने चांदी के सिक्के खर्च करना उचित नहीं है दक्ष। एक दूसरा तरीका भी है जो कि अपेक्षाकृत सस्ता है। तुम चाहो तो अमृतांजल की एक बोतल के बदले 200 मेरिट पॉइंट्स पा सकते हो। इशलीन कौर की बातें सुनकर राजकुमार दक्ष की आंखें चमक गई, क्योंकि मेरिट पॉइंट्स पाने के लिए अमृतांजल की अदला बदली सच में एक बेहतर विकल्प था। इशलीन कौर ने आगे कहा, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें विनिमय केंद्र तक ले जा सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे वहां ले जा सकती हो तो मैं तैयार हूँ, राजकुमार दक्ष ने इशलीन कौर से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे वहां ले जा सकती हो तो मैं तैयार हूं, राजकुमार दक्ष ने इशलीन कौर से कहा। फिर वो सोचने लगा, इशलीन कौर और गुलजीत भले ही बहन है, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व कितना अलग है। गुलजीत काफी गुस्सैल है और वहीं इशलीन कौर में कितनी विनम्रता है। यही सोचते हुए दक्ष चल दिया। इशलीन कौर उसके आगे आगे विनिमय केंद्र की ओर जा रही थी, जिसे देखकर कमल सिंह ने कहा कि इशलीन कौर सचमुच लड़के को विनिमय केंद्र ले जा रही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इशलीन कौर किसी साधारण लड़के से इस तरह पेश आ सकती थी, क्योंकि इशलीन कौर कैलाशपुरी सिटी के शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी। साथ ही वो किसी भी लड़के को भाव तक नहीं देती थी। यहां तक कि झुंझुनू के टॉप 10 सुंदर योद्धाओं को भी वो अपने करीब तक नहीं आने देती थी। कमल सिंह और नयन सिंह के लिए वास्तव में चौंकाने वाली परिस्थिति थी। तब कमल सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़का नहीं जानता कि क्या तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय के इस प्रांतीय परिसर में कई प्रतिभाशाली छात्र हैं जो कि इशलीन कौर के पीछे दीवाने हैं। ये लड़का इसके चक्कर में अवश्य मारा जाएगा। हमें ये बात अनिकेत कश्यप को बतानी चाहिए, फिर वो ही इसे सबक सिखाएगा। इस पर नयन सिंह ने कहा, प्रांतीय परिसर के सभी छात्रों को पता है कि अनिकेत कश्यप इशलीन कौर के पीछे पड़ा हुआ है। अगर हम उसे बात बताते हैं तो उसकी अनुपस्थिति में गलवान परिसर का छात्र इशलीन कौर से आशिकी लड़ा रहा है, तो अवश्य ही वो उसको 2 टुकड़ों में बांट देगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कमल सिंह वहीं पाकुड़ पहाड़ पर रुककर रखवाली करने लगा, जबकि नयन सिंह वहां से निकलकर सीधे अनिकेत कश्यप के पास जाने लगा। दक्ष, समूचे शाहपुर सिटी में बात चल रही है कि तुम काले जादू के फाइनल स्टेज में पहुंच गए हो।
मैं प्रतिभाशाली लोगों की काफी बड़ी प्रशंसक हूँ और मैं जब काले जादू के क्षेत्र में थी उस समय मैं प्रांतीय रैंकिंग के 12वें स्थान पर थी, इशलीन कौर ने कहा। इशलीन कौर खूबसूरत थी, साथ ही उसका व्यक्तित्व भी काफी खूबसूरत था। वो हंसमुख और बातूनी लड़की थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये देखकर राजकुमार दक्ष इशलीन कौर से प्रभावित हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक अफवाह है कि मैं काले जादू के फाइनल स्टेज तक पहुंच गया हूँ। काले जादू के फाइनल स्टेज में पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। इशलीन कौर राजकुमार दक्ष की बातों से सहमत थी। वो भी यही मानती थी कि राजकुमार दक्ष काले जादू के फाइनल स्टेज में नहीं पहुंच पाया होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, काले जादू के किसी योद्धा की गति अगर 75 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाती है तो योद्धा का नाम तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय के इतिहास में दर्ज किया जा सकता है। और तुम्हारे जीवन के कुछ वर्ष पूर्व की स्थिति को देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि भले ही तुम काले जादू के फाइनल स्टेज में अब तक नहीं पहुंच सके हो, फिर भी तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज होने योग्य है। मैं सही कह रही हूँ ना? इशलीन कौर राजकुमार दक्ष की वर्तमान गति का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कोई भी योद्धा भले ही युद्ध मंडल के किसी भी चरण में हो, लेकिन अगर उसकी रफ्तार तेज थी तो वो आसानी से किसी भी मुकाबले को जीत सकता था। हालांकि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर योद्धा की गति जितनी ज्यादा होती थी वो उतने ही अधिक मजबूत होते थे। इशलीन कौर के मन में यही प्रश्न चल रहा था कि क्या राजकुमार दक्ष ने 75 मीटर प्रति सेकंड की गति को पार कर लिया था? समूचे झुंझुनू के 36 राज्यों में से नंबर 1 प्रतिभाशाली योद्धा शिवदत्त ने ही काले जादू के योद्धा के तौर पर सबसे ज्यादा गति को हासिल किया था और ये गति 73 मीटर प्रति सेकंड की थी। इशलीन कौर मानती थी कि राजकुमार दक्ष भी शिवदत्त की तरह ही प्रतिभाशाली योद्धा है। राजकुमार दक्ष ने इस तरह दिखावा किया कि वो इशलीन की बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। हालांकि उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं था और वो बताना भी नहीं चाहता था कि उसकी गति 80 मीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा हो गई है। अगर इशलीन कौर को इस बारे में पता चल गया तो उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना भी असंभव था, क्योंकि अब तक इतिहास में केवल 9 ही लोग थे जो काले जादू के योद्धा होते हुए 80 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच सके थे। ये भी कहा जा सकता था कि पिछले 10,000 सालों में ऐसी गति पाने वाला राजकुमार दक्ष 10वां व्यक्ति था। राजकुमार दक्ष की तरफ से कोई जवाब न सुनकर इशलीन कौर ने उत्सुकता से पूछा, दक्ष, जब तुम्हारी शक्ति काले जादू के फाइनल स्टेज के लेवल तक पहुंच चुकी है तो फिर तुम पृथ्वी मंडल में जाने का क्यों नहीं सोचते? राजकुमार दक्ष ने कहा, इतने कम दिनों में अभ्यास के बाद नए मंडल में जाने के लिए प्रयास करने से मेरी शारीरिक शक्ति बेहतर नहीं होगी। साथ ही ऐसा करने से मेरे अभ्यास में दोष आ सकता है, इसलिए मैं पहले अपने अभ्यास को और बेहतर करना चाहता हूँ। समझ गई, तुम सही कह रहे हो, इशलीन कौर ने कहा। इशलीन कौर कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, दक्ष, तुम्हें अपने अभ्यास को तेज करना चाहिए और 30 साल से पहले स्वर्गमंडल का योद्धा बनने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की बातचीत करते करते दोनों विनिमय केंद्र तक पहुंच गए। फिर दक्ष ने आगे बढ़कर विनिमय केंद्र के काउंटर पर अमृतांजल की 3 बोतल के बदले 600 मेरिट पॉइंट्स वाला कार्ड प्राप्त कर लिया था। तब इशलीन कौर ने दक्ष से कहा, तुम्हें पाकुड़ पहाड़ की गुफाओं में अभ्यास के लिए 100 मेरिट पॉइंट्स की जरूरत होगी, जिससे तुम वहां आधे महीने तक अभ्यास कर पाओगे। वैसे अगर कमल सिंह और नयन सिंह ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। इशलीन, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दक्ष ने तुरंत इशलीन कौर का आभार प्रकट किया। दोनों कुछ देर पहले ही मिले थे, दोनों के बीच ज्यादा नजदीकी भी नहीं थी, इसीलिए जाहिर सी बात थी दक्ष कभी इशलीन कौर के पास मदद मांगने नहीं आता। वैसे दक्ष के विनम्र रवैये को देखकर इशलीन कौर ने कहा, तुम मेरी बहन के मंगेतर हो, इसीलिए इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ और काम भी निपटाने हैं। इसी के साथ इशलीन कौर वहां से जाने लगी। कुछ देर तक दक्ष इशलीन कौर को जाते हुए देखता रहा, फिर दक्ष के चेहरे पर एक उदासी छा गई। इशलीन कौर वाकई सुंदर थी, लेकिन उसकी विनम्रता, सरलता और सहजता ने दक्ष पर छाप छोड़ी थी, जिससे वो काफी प्रभावित हो गया था। हालांकि इशलीन कौर से बातचीत के दौरान दक्ष ने महसूस किया कि शायद इशलीन कौर ने किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उससे संपर्क किया था। दक्ष सोचने लगा, क्या वो सच में किसी उद्देश्य के लिए मेरे पास आई थी? ऐसा क्या उद्देश्य हो सकता है उसका? क्या मैं सही दिशा में सोच रहा हूं? वो तो इतने बड़े घराने से ताल्लुक रखती है, साथ ही उसकी शक्ति भी पृथ्वी मंडल के मिडिल स्टेज तक पहुंच चुकी है। वैसे इस स्तर तक पहुंचने के बाद किसी भी योद्धा का अपने से कम शक्तिशाली योद्धा के साथ ऐसा बर्ताव करना पचने वाली बात नहीं है। साथ ही गुलजीत कौर की चचेरी बहन सौम्य स्वभाव की हो, ये तो गले उतरने वाली बात भी नहीं है। हालांकि दक्ष अब तक जितनी लड़कियों से मिला था उनमें इशलीन कौर सबसे बढ़िया स्वभाव की लड़की थी। अमीरजादी होने के बावजूद उसमें ना तो घमंड था और ना ही वो कुछ दिखावा करने वाली थी। दक्ष ने जब पहली नजर में इशलीन कौर को देखा था तो वो उसकी व्यक्तित्व की तुलना गुलजीत कौर से कर रहा था। दक्ष इशलीन कौर के बारे में सोच रहा था कि तभी प्रांतीय परिसर के 3 छात्र वहां आ गए। उनमें से एक नयन सिंह था। ये वही था जो कमल के साथ पाकुड़ पहाड़ पर पहरेदारी कर रहा था।
उसकी नजर जैसे ही दक्ष पर पड़ी वो गुस्से से लाल हो गया। उसने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अनिकेत भाई, ये वही छात्र है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अनिकेत कश्यप बिना कुछ बोले दक्ष की ओर बढ़ने लगा। फिर उसने कहा, मुझे लगा था कि कोई दूसरा योद्धा है जो कि श्लीन कौर के साथ होगा, लेकिन ये तो गलवान परिसर का नंबर 1 योद्धा दक्ष है। अनिकेत कश्यप की बातें सुनकर नयन सिंह ने कहा, अनिकेत भाई, क्या तुम इसे जानते हो? मैं क्या, झुंझुनू के ज्यादातर लोग इसे जानते हैं। यह कैलाशपुरी सिटी की राजकुमारी गुलजीत कौर का मंगेतर है, अनिकेत कश्यप ने गंभीरता से कहा। नयन सिंह की सूचना पर उसे लगा था कि कोई दूसरे परिसर का सामान्य छात्र श्लीन कौर के साथ होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो छात्र गुलजीत कौर का मंगेतर दक्ष होगा। अनिकेत कश्यप ने धीमी आवाज में कहा, राजकुमारी गुलजीत कौर बेहद निर्दयी लड़की है, यहां तक कि उसे गलवान परिसर के छात्र शैतान कहकर बुलाते हैं। यदि मैं इसे जरा भी हानि पहुंचाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि गुलजीत हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा श्लीन कौर गुलजीत की चचेरी बहन है। दक्ष और श्लीन कौर अगर साथ में थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दोनों रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों का इस तरह मिलना अनुचित नहीं है। ये तो गलत हो रहा है मियाँ। ये कैसी लड़की है भाई जो अपनी चचेरी बहन गुलजीत के मंगेतर को ही हड़पने की कोशिश कर रही है? दूर खड़े काले बिल्ले ने कहा। वो दूर से दोनों को देख रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ कोई और भी खड़ा था, या फिर खड़ी थी, और वो कोई और नहीं, हिमांशी कौर थी। हिमांशी कौर भी राजकुमार दक्ष और श्लीन कौर की नजदीकी देखकर हैरान हो गई थी। उसने कहा, राजकुमार दक्ष एक प्रतिभाशाली योद्धा है, इस वजह से कई लड़कियां उससे प्यार करना चाहती हैं, लेकिन श्लीन कौर जैसी शक्तिशाली योद्धा का इस तरह से राजकुमार दक्ष के लिए पागलपन वाकई चौंकाने वाला है। मुझे लगता है कि वो राजकुमार दक्ष और गुलजीत के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। इस पर काले बिल्ले ने कहा, मैं इस पर क्या कहूं मोहतरमा, मुझे तो एक ही ख्याल आ रहा है कि काश राजकुमार दक्ष की तरह मेरी भी कई दीवानी होती। मैं तो ज्यादा देर नहीं रुकता, सीधे उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लेता। हिमांशी कौर ने काले बिल्ले को गौर से देखा और कहा, तुम बिल्ले हो, इस बात को याद रखा करो। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम इतने बड़े ठरकी होगे। फिर हिमांशी कौर ने काले बिल्ले का कान मरोड़ते हुए कहा, अब चलो, हमें बहन गुलजीत से मिलना चाहिए। हिमांशी कौर को श्लीन कौर पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो फौरन गुलजीत को श्लीन कौर की नीयत के बारे में बताना चाह रही थी। इधर गोली लेने के बाद दक्ष के जख्म भी ठीक होने लगे। श्लीन कौर ने फिर दक्ष से विदा ली और वहां से चली गई। फिर दक्ष भी पाकुड़ पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। वो सोच रहा था, मैं अपनी वर्तमान शारीरिक शक्ति की बदौलत पृथ्वी मंडल के 2 स्टार योद्धा के साथ मुकाबला कर सकता हूँ। शायद मैं उसे हरा भी दूं, और उसके लिए मुझे ना तो अपनी तलवारबाजी की गुप्त शक्ति को उजागर करने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही अपने पूर्व जन्म की मूंगे की अंगूठी का प्रयोग करने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि युद्ध तकनीक की बात की जाए तो मेरा पृथ्वी मंडल में पहुंचना बेहद जरूरी है, अन्यथा मैं अनिकेत कश्यप जैसे योद्धाओं को हरा नहीं सकता हूं। वैसे अनिकेत कश्यप ने हार नहीं मानी। अगर वो फिर से मुझ पर हमला करता है तो मुझे उससे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। इसी के साथ दक्ष गहरी सोच में डूब गया। दक्ष अब पृथ्वी मंडल में जल्द से जल्द पहुंचना चाह रहा था, लेकिन वो साथ ही काले जादू के फाइनल स्टेज में ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता था जिस शक्ति को आज तक किसी दूसरे योद्धा ने काले जादू के फाइनल स्टेज में रहते हुए प्राप्त नहीं किया था। इस दौरान वो पाकुड़ पहाड़ तक पहुंच चुका था। इस बार कमल सिंह और नयन सिंह ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बिना कुछ बोले ही पहाड़ के ऊपर बना आगे का रास्ता दिखा दिया। दक्ष आगे बढ़ गया। जब वो कुछ दूर चला गया तो कमल सिंह ने कहा, इतने कम उम्र के लड़के ने तुम्हें हरा दिया नयन। इस पर नयन सिंह ने कहा, हाँ, उसकी उम्र जरूर कम है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। काली जादू का योद्धा होते हुए इतने शक्ति का होना वाकई सराहनीय है। वैसे अगर श्लीन कौर बीच में नहीं आती तो अनिकेत कश्यप आज उसका काम तमाम कर देता। खैर कोई नहीं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। एक बार बच गया है, हर बार उसके साथ श्लीन कौर तो नहीं होगी ना। कमल सिंह ने ईर्ष्या भरे लहजे में कहा, वैसे कुछ भी कहो, दक्ष वाकई भाग्यशाली होता है क्योंकि उसकी सगाई राजकुमारी गुलजीत कौर से हुई है। अब श्लीन कौर जैसी खूबसूरत लड़की भी उसका फेवर कर रही है। हाँ कमल, तुम सही कह रहे हो। प्रांतीय परिसर में होने के बावजूद हम लोग गुलजीत और श्लीन कौर से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन ये तो एक से सगाई और दूसरी से आशिकी लड़ा रहा है। इतना कहकर नयन सिंह कुछ देर के लिए फिर चुप हो गया, और फिर कुछ देर बाद उसने कमल सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि गुलजीत और श्लीन कौर जैसी लड़कियों के नजदीक जाना अच्छी बात है? अरे भाई, बहुत घाटा है इसमें। दोनों के पीछे कई लोग दीवाने हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि दक्ष गुलजीत और श्लीन दोनों को डेट कर रहा है तो वो दक्ष को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और फिर दक्ष कितनों से लड़ेगा? सही कहा। आखिर वो कितनों से लड़ेगा? बस अब देखते जाओ, क्योंकि सच में इसकी जिंदगी बहुत छोटी होने वाली है, कमल ने कहा। इस पर नयन ने कहा, तब तो इसका अंत नजदीक ही समझो।
इधर कमल और नयन दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। उधर दक्ष पवन वेग युद्ध तकनीक का अभ्यास करने के लिए पाकुड़ पहाड़ की गुफा तक पहुंच गया। पाकुड़ पहाड़ पर 6 पवन वेग अभ्यास की गुफाएं थी, जिनमें योद्धा तेज हवा में खुद को स्थिर रखने और हवा के विपरीत दिशा में भागने का अभ्यास करते थे। 6 में से 3 गुफाएं पृथ्वी मंडल के योद्धाओं के लिए आरक्षित थी, जबकि अन्य 3 में स्वर्ग मंडल के योद्धा अभ्यास कर सकते थे। उन गुफाओं की रखवाली करने के लिए एक बुजुर्ग योद्धा तैनात था, जिसका नाम राम नरेश पंडित था। राजकुमार दक्ष तेजी से उनमें से एक गुफा की ओर बढ़ने लगा। तभी राम नरेश पंडित ने उसे रोकते हुए पूछा, ए रुको, कौन हो तुम? तुम्हें इससे पहले तो प्रांतीय परिसर में कभी नहीं देखा। राजकुमार दक्ष ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं गलवान परिसर की पीली कोठी का एक छात्र हूं। इस पर राम नरेश पंडित ने कहा, ओ अच्छा, गलवान परिसर के नंबर 1 छात्र तुम ही हो। वैसे तुम अभी पृथ्वी मंडल के योद्धा नहीं हो, ऐसे में पवन वेग युद्ध तकनीक का अभ्यास करना खतरनाक हो सकता है। तुम्हें सोच समझकर गुफा में जाना चाहिए। राजकुमार दक्ष ने जवाब दिया, पाकुड़ पहाड़ पर आने से पहले मैंने इस पर विचार किया था। आप निश्चिंत रहें, मैं अंदर खुद को संभाल लूंगा। राजकुमार दक्ष को युद्ध के अगले मंडल में पहुंचना था, इसीलिए वो जल्दी से युद्ध की छोटी बड़ी सारी तकनीकों का अभ्यास करना चाहता था। भले ही वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। राम नरेश पंडित ने जब देखा कि राजकुमार दक्ष आत्मविश्वास से लबरेज है, तो उसने सोचा, ये लड़का बेवकूफ है, खुद ही मौत के मुंह में जाना चाह रहा है। खैर, मुझे इसकी कुछ मदद कर देनी चाहिए। फिर उसने राजकुमार दक्ष की ओर एक गेंद बढ़ा दी, जो कि एक विस्फोटक था। उसे देखकर दक्ष ने पूछा, ये क्या है? इस पर राम नरेश पंडित ने कहा, ये अपने पास रखो। अगर गुफा के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो इस विस्फोटक को फोड़ देना, जिससे तुम्हारी सुरक्षा के लिए कई लोग वहां पहुंच जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना कि ज्यादा परेशानी दिखे तो गुफा से बाहर निकल जाने की कोशिश करना, अन्यथा अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाएगा। राजकुमार दक्ष ने कहा, ठीक है, मैं आपकी सलाह का ध्यान रखूंगा। राम नरेश ने फिर कहा, एक बात और जान लो, गुफा में जाने के लिए 100 मेरिट पॉइंट्स खर्च होंगे और इतने में तुम 15 दिन ही अंदर रह सकते हो। इससे ज्यादा दिनों तक गुफा में रहने के लिए मेरिट पॉइंट्स खर्च करने होंगे। वैसे अगर एक बार तुम गुफा में प्रवेश कर गए तो तुम्हारे 100 मेरिट पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, भले ही फिर तुम एक ही दिन में गुफा के अंदर क्यों ना रहो। क्या तुम इससे सहमत हो? हाँ, मैं तैयार हूं। इतना कहते ही राजकुमार दक्ष ने अपने हाथ में विस्फोटक गेंद ली और गुफा की ओर बढ़ गया। इसके बाद राजकुमार दक्ष ने जैसे ही गुफा के अंदर अपने कदम रखे, उसके सामने अंधेरा छा गया। गुफा के अंदर 50 मीटर लंबाई और उतनी ही चौड़ाई थी। गुफा बीचों बीच में ऊपर से खुली हुई थी, जिससे आसमान के तारे दिख रहे थे और उस गुफा में कोई सामान नहीं था। तभी अचानक गुफा में तेज हवाएं चलने लगी। हवा की गति इतनी अधिक थी कि लग रहा था मानो त्वचा में सुइयां चुभ रही हों। अगर दक्ष की जगह कोई साधारण व्यक्ति गुफा में जाता तो यकीनन उसे ये हवाएं उड़ाकर दूर फेंक देती। हालांकि राजकुमार दक्ष इसके लिए पहले से ही तैयार था, लेकिन फिर भी अचानक आए हुए हवा की झोंके की वजह से वो उड़ गया और गुफा की दीवार से जा टकराया। दीवार से टकराने के बाद एक जोरदार धमाके के साथ दक्ष जमीन पर आ गिरा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो बुरी तरह से चोटिल हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हैं। राजकुमार दक्ष तुरंत उठा और उसने अपनी स्पेस टोर जादुई मूंगे की अंगूठी से दर्द निवारक गोलियां निकाली और उसे निगल गया। 10 सेकंड में ही उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थी। राजकुमार दक्ष तुरंत उठा और उसने अपनी स्पेस टोर जादुई मूंगे की अंगूठी से दर्द निवारक गोलियां निकाली और उसे निगल गया। 10 सेकंड में ही उसके शरीर का सारा दर्द गायब हो गया। तब दक्ष ने धीमी आवाज में खुद से ही कहा, यह सच में पृथ्वी मंडल के योद्धा के अभ्यास लायक गुफा है। सामान्य योद्धा का यहाँ कुछ देर भी टिके रहना काफी मुश्किल है। तभी फिर से हवा का एक और तेज झोंका आया और वो भी दूसरी दिशा से। राजकुमार दक्ष दोबारा से हवा में उड़ गया और उसका शरीर विपरीत दिशा वाली दीवार से जा टकराया। राजकुमार दक्ष फिर नीचे गिरा और खड़े होने की कोशिश करने लगा, लेकिन खड़े होने से पहले ही फिर से तेज हवा उसे उड़ा के ले गई और वो दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गया। अब तो ये क्रम लगातार चलता रहा। दीवार से कभी राजकुमार दक्ष की पीठ टकरा रही थी, कभी उसका चेहरा तो कभी उसका सर। राजकुमार दक्ष अब बुरी तरह से चोटिल हो चुका था और उसके पूरे शरीर से खून ही खून निकल रहा था। राजकुमारी गुलजीत कौर बेहद निर्दयी लड़की है, यहां तक कि उसे गलवान परिसर के छात्र शैतान कहकर बुलाते हैं। यदि मैं इसे जरा सी भी हानि पहुंचाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि गुलजीत हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा इशलीन कौर गुलजीत की चचेरी बहन है। दक्ष और इशलीन कौर अगर साथ थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है।
दोनों रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों का इस तरह मिलना अनुचित नहीं है, अनिकेत कश्यप ने कहा। हालांकि नयन सिंह के सामने अनिकेत कश्यप ने रौब दिखाने की कोशिश भी की और इसीलिए फिर दक्ष से कहा, ऐसा लग रहा है कि सायोनारा रेस्टोरेंट की घटना के बाद, गुलजीत के साथ रिश्तों में आई खटास के बाद तुम इशलीन कौर को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी सलाह है कि इशलीन कौर का पीछा मत करो। अनिकेत कश्यप ने इस बात का अनुमान भी लगा लिया था कि शायद गुलजीत ने दक्ष से सगाई तोड़ ली थी। इस पर दक्ष ने कहा, अगर मैं इशलीन कौर के नजदीक जाऊंगा भी तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? और वैसे तुम हो कौन? तुम मुझे जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। इतना सुनते ही अनिकेत कश्यप को दक्ष पर गुस्सा आ गया। अनिकेत कश्यप शक्तिशाली योद्धा था और शाहपुर सिटी में काफी प्रसिद्ध था। उसे लगा कि दक्ष उसे अपमानित करने के इरादे से यह सब पूछ रहा था, लेकिन अनिकेत कुछ बोल पाता कि तभी नयन सिंह ने कहा, दक्ष, तुम अनिकेत भाई को नहीं जानते? ये तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय के चारों परिसरों में प्रसिद्ध हैं, और अगर फिर भी तुम इन्हें नहीं जानते हो तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी शक्ति के घमंड में पूरी तरह से डूब चुके हो। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सच में अनिकेत कश्यप के बारे में नहीं जानता। ये कहते ही दक्ष पाकुड़ पहाड़ की ओर चल पड़ा। वो उन लोगों से उलझने की बजाय फौरन अभ्यास शुरू करना चाहता था। तभी नयन सिंह ने तेजी से पास आकर दक्ष की पीठ पर एक जोरदार पंच मार दिया। दक्ष इस हमले से चिढ़ गया। उसने जवाबी हमला किया। हमला इतना जोरदार था कि नयन सिंह हवा में उड़कर काफी दूर जा गिरा। दक्ष ने 85 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नयन सिंह पर हमला किया था। दक्ष की गति देखकर अनिकेत कश्यप हैरान रह गया था। इशलीन कौर, जो अभी भी वहां से थोड़ा आगे बढ़ी थी, वो अनिकेत को नयन सिंह के साथ आते देख ठहर गई थी और फिर दक्ष और नयन सिंह की लड़ाई देखने लगी। उसने जब दक्ष की गति को देखा तो वो भी हैरान हो गई। उसने अनुमान लगाते हुए खुद से कहा, इस लड़के की गति तो 76 मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक है, वो भी तब जबकि ये काले जादू का योद्धा है। पता नहीं पृथ्वी मंडल में जाने के बाद इसकी गति कितनी होगी। बहन गुलजीत का मंगेतर वाकई प्रतिभाशाली योद्धा है। इसकी गति और एकाग्रता को देखते हुए इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है कि 30 साल की उम्र से पहले ही ये स्वर्गमंडल का योद्धा बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सच में इसे एक महान योद्धा के तौर पर इतिहास में याद किया जाएगा। काश मैं इससे पहले मिली होती। इशलीन कौर के मन में दक्ष को पाने की हसरत भर आई। वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे दक्ष को अपना हाले दिल बताना चाहिए और यही सही वक्त है। वैसे भी गुलजीत और दक्ष के बीच सायोनारा रेस्टोरेंट में लड़कियों की बोली लगाने के मसले को लेकर काफी गलतफहमी हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि दक्ष ये सब भूला होगा। हो सकता है गुलजीत से दुखी होकर वो मुझे अपना ले। इधर इशलीन कौर एक अलग ही ख्वाब पाल बैठी थी। उधर दक्ष और नयन सिंह के बीच लड़ाई चल रही थी। दक्ष इस मुकाबले को लंबा खींचने की बजाय जल्दी खत्म करना चाह रहा था। अचानक दक्ष ने हवा में छलांग लगा ली और नयन सिंह को जोरदार पंच मार दिया। पंच लगते ही नयन सिंह का शरीर सुन्न हो गया। वो हैरानी से दक्ष की ओर देखकर सोचने लगा, काली जादू का योद्धा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अनिकेत भी दूर से इस मुकाबले को देख रहा था। वो हैरान था। उसने अनुमान लगाया कि नयन सिंह केवल 3 हमलों में ही दक्ष को हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, दक्ष वाकई अद्भुत योद्धा है और उसकी प्रतिभा को देखकर ही गुलजीत कौर जैसी शैतानी लड़की ने इससे सगाई की है। दक्ष नयन सिंह पर लगातार भारी पड़ रहा था। अनिकेत ने जब देखा नयन सिंह हार रहा है तो वो तेजी से दक्ष की ओर बढ़ा और तेज आवाज में कहा, प्रांतीय परिसर के किसी छात्र पर हमला करने की तुमने हिम्मत भी कैसे की दक्ष? इसी के साथ अनिकेत कश्यप ने राजकुमार दक्ष को एक जोरदार पंच मार दिया। पंच जोरदार था। राजकुमार दक्ष कुछ देर के लिए अस्थिर हो गया, जबकि अनिकेत का अनुमान था कि इस हमले से राजकुमार दक्ष मर जाएगा। हालांकि उसका अनुमान सही नहीं था। पर राजकुमार दक्ष बुरी तरह से जख्मी अवश्य हो गया था। तभी राजकुमार दक्ष ने अनिकेत कश्यप से पूछा, तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? इस पर अनिकेत कश्यप ने कहा, तुमने प्रांतीय परिसर के छात्र पर हमला किया है, इसीलिए तुम्हें दंडित करना आवश्यक है। इतने में इशलीन कौर दौड़कर वहां पहुंच गई। उसने गुस्से में कहा, अनिकेत, तुम्हें गलवान परिसर के एक छात्र पर हमला करते हुए शर्म नहीं आई? वो तुमसे जूनियर है और तुमसे कम शक्ति रखता है। इशलीन कौर को देखकर अनिकेत थोड़ा असहज हो गया। उसने कहा, इशलीन, इस लड़के ने नयन को घायल कर दिया था। मेरे पास नयन को बचाने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इशलीन कौर ने राजकुमार दक्ष की ओर देखा और फिर कहा, यह लड़का काले जादू का योद्धा है, जबकि नयन पृथ्वी मंडल का योद्धा है। राजकुमार दक्ष उसे चोट कैसे पहुंचा सकता है? और अगर ये बात सच है तो राजकुमार दक्ष के हाथों चोटिल होने के बाद नयन सिंह को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए,
क्योंकि एक काले जादू के योद्धा से हारकर उसने प्रांतीय परिसर की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी है। इशलीन कौर ने चालाकी से मुद्दे को बदलकर राजकुमार दक्ष को अनिकेत कश्यप से बचाने की कोशिश की। तब इशलीन कौर की बातें सुनकर अनिकेत कश्यप ने कहा, इशलीन तुम्हारा कहना सही है, मुझे इस लड़के पर हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं बोलते बोलते ही अनिकेत अचानक चुप हो गया। तब इशलीन कौर ने पूछा, लेकिन क्या? कुछ नहीं, ठीक है, मैं चलता हूं। यह कहते हुए अनिकेत कश्यप वहां से चल दिया। वाकई मानना पड़ेगा, प्यार बहुत अजीब होता है, अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। खैर, अनिकेत कश्यप के जाते ही इशलीन कौर राजकुमार दक्ष के पास पहुंची और चिंतित आवाज में पूछा, दक्ष तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूं, बस मामूली सी चोट है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगी, राजकुमार दक्ष ने गंभीरता से कहा। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद राजकुमार दक्ष ने इशलीन कौर से पूछा, तुम यहाँ वापस कैसे आ गई? इशलीन कौर ने कहा, मैंने अनिकेत को नयन सिंह के साथ आते हुए देख लिया था और मैं समझ गई थी कि अनिकेत तुमसे लड़ने के मूड में आ रहा है, इसीलिए मैं वहां रुक गई। मुझे डर था कि वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर सकता है, लेकिन अब सोचकर ही हंसी आ रही है कि उसकी तो बोलती बंद हो गई। वैसे इशलीन कौर कुछ बातें झूठ बोल रही थी। वो पहले ही बीच बचाव करने आ सकती थी, लेकिन वो दूर से अनिकेत कश्यप और राजकुमार दक्ष की लड़ाई को देखना चाह रही थी ताकि उसे पता चल सके कि राजकुमार दक्ष की शारीरिक शक्ति कितनी है। वैसे ये भी सच था कि अगर इशलीन कौर अनिकेत कश्यप को नहीं रोकती तो राजकुमार दक्ष का वहां से बचकर निकलना मुश्किल था। हालांकि स्पेस स्टोर अंगूठी में छुपना एक अंतिम विकल्प अवश्य था, लेकिन उसे वो सबके सामने उजागर नहीं करना चाहता था। तभी इशलीन कौर ने राजकुमार दक्ष को रक्तप्रास की हाई पावर गोलियां देते हुए कहा, यह हाई पावर रक्तप्रास की गोली है, इसका सेवन करने से तुम्हारी चोट जल्द ही ठीक हो जाएगी। राजकुमार दक्ष ने कहा, मेरी चोट इतनी गंभीर नहीं है, हाई पावर गोलियों का सेवन करना उचित नहीं होगा, और वैसे भी मेरे पास इस तरह की ढेरों गोलियां हैं। राजकुमार दक्ष के पास वास्तव में ढेरों गोलियां थी, जिसे उसने गलवान के जंगलों में रणथंबोर सिटी के योद्धाओं से लूटा था। साथ ही वो इशलीन कौर का एहसान भी तो नहीं लेना चाहता था। राजकुमार दक्ष के मना करने के बाद इशलीन कौर थोड़ी नाराज हो गई। उसने कहा, क्या तुम पाकुड़ पहाड़ पर अभ्यास नहीं करना चाहते हो? इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी चोट से उबरकर अपने अभ्यास पर ध्यान दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इशलीन कौर ने कहते हुए रक्तप्रास की एक गोली राजकुमार दक्ष के होठों के करीब लगा दी। ऐसा लगा वो राजकुमार दक्ष को अपने हाथों से रक्तप्रास की गोली खिलाना चाहती हो। राजकुमार दक्ष ने इससे पहले कभी अपनी मां यशोधरा के अलावा किसी और को इस तरह उसकी फिक्र करते नहीं देखा था, इसीलिए उसने इशलीन कौर के हाथों से गोली खा ली। ये तो गलत हो रहा है मियां, ये कैसी लड़की है भाई जो अपनी चचेरी बहन गुलजीत के मंगेतर को हड़पने की कोशिश कर रही है? दूर खड़े काले बिल्ले ने कहा। वो दूर से दोनों को देख रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी खड़ा था, या फिर खड़ी थी। दीवार से कभी राजकुमार दक्ष की पीठ टकरा रही थी, तो कभी उसका चेहरा, तो कभी उसका सर। राजकुमार दक्ष अब बुरी तरह से चोटिल हो चुका था और उसके पूरे शरीर से खून ही खून निकल रहा था। आह, क्या मुझे गुफा से बाहर जाना पड़ेगा? राजकुमार दक्ष ने कराहते हुए कहा। बोलते हुए उसके मुंह से बार बार खून आ रहा था और उसका समूचा शरीर बुरी तरह से घायल था। कुछ देर बाद राजकुमार दक्ष ने दृढ़ता से कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने इस गुफा में आने के लिए काफी मुश्किलों का सामना किया है, इतनी आसानी से मैं बाहर नहीं जाने वाला हूं। मुझे यहां अभ्यास करने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। फिर राजकुमार दक्ष हवा की दिशा को गौर से देखने लगा। हालांकि इसके लिए उसके पास केवल 2 सेकंड का समय था, क्योंकि 2 सेकंड बाद फिर से राजकुमार दक्ष को हवा की झोंके ने उड़ा लिया और उसका कंधा गुफा की दीवार से टकरा गया और उसका हाथ सुन्न हो गया। इसी के साथ उसके कंधे में तेज दर्द होने लगा। हालांकि इस दौरान राजकुमार दक्ष ने हवा की दिशा का परीक्षण कर लिया था और उसकी दिशा वार क्रम को भी गौर कर लिया था। गुफा के बाहर खड़ा रामनरेश पंडित राजकुमार दक्ष के जाने के कुछ देर बाद सोचने लगा, लड़का वाकई प्रतिभाशाली है। वो इतनी देर से गुफा के अंदर है, उसमें दूसरे योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्ति है। हालांकि अब मैं जानने को उत्सुक हूं कि वो कितनी देर गुफा के अंदर टिकता है। इधर अगले 10 मिनट में राजकुमार दक्ष गुफा में 37 बार दीवार से टकरा गया, लेकिन धीरे धीरे वो उस गति के अनुकूल अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने लगा। उसकी शक्ति बढ़ रही थी और उसके शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ रहा था, जिससे कि हवा के झोंके का प्रभाव कम होने लगा और फिर दक्ष की दीवार से टकराने की रफ्तार भी धीमी हो रही थी। 2 घंटे बाद हवा रुक गई और राजकुमार दक्ष जमीन पर गिर गया। अब तक उसके शरीर की सभी हड्डियां टूट चुकी थी। राजकुमार दक्ष एक बार फिर से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके लिए यह काफी मुश्किल था। राजकुमार दक्ष ने फौरन अपनी स्पेस स्टोर मूंगे की अंगूठी से रक्तप्रास की गोलियां ली और उसे निगल गया।
कुछ देर बाद उसे ऊर्जा महसूस हुई। फिर उसने दर्द निवारक गोलियों का सेवन किया। आधे घंटे बाद ही राजकुमार दक्ष पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। भले ही मैंने इतनी चोटें खाई हैं, लेकिन मेरी सहन शक्ति में इजाफा हुआ है और मैं पहले के मुकाबले अधिक शक्तिशाली हुआ हूं। पहले 5 मिनट में मैं 43 बार दीवार पर टकराया, लेकिन अंतिम 5 मिनट में यह संख्या 27 पहुंच गई। राजकुमार दक्ष ये सोचकर अपनी शक्ति और हवा के विरुद्ध अपनी स्थिरता का परीक्षण कर रहा था। उसने अनुमान लगाया कि अगर वो अपनी शक्ति में थोड़ा और इजाफा कर लेगा तो वो आसानी से पवन वेग युद्ध तकनीक को नियंत्रित कर सकता था। इधर गुफा के बाहर खड़ा बुजुर्ग आदमी यानी राम नरेश पंडित थोड़ा चिंतित था कि राजकुमार दक्ष 2 घंटे से गुफा के अंदर था, कहीं वो मर तो नहीं गया। प्रांतीय परिसर के छात्रों के अलावा किसी दूसरे छात्र का इतनी देर तक गुफा के अंदर रहना काफी मुश्किल था। उसमें भी 2 घंटे अंदर वही रह सकते थे जो कि पृथ्वी मंडल के एडवांस स्टेज के योद्धा हों। साथ ही राजकुमार दक्ष ने अब तक उस विस्फोटक गेंद को भी नहीं पटका था जिसके धमाके से पता चलता हो कि वो किसी मुसीबत में था। शायद उसे वक्त ही ना मिला हो। अब तो बेचैनी से राम नरेश पंडित परेशान होकर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन अंदर उसने जो देखा वो वाकई उसके लिए हैरान करने वाली बात थी। राजकुमार दक्ष अपने दोनों पैरों को मोड़ कर बैठा था और वो आध्यात्मिक साधना कर रहा था। ये देखकर राम नरेश पंडित ने धीमी आवाज में कहा, क्या ये वास्तव में प्रांतीय परिसर का छात्र नहीं है? इसमें अद्भुत शक्ति है जो कि किसी अन्य परिसर के छात्रों के पास नहीं हो सकती। यकीनन मैं कोई सपना देख रहा हूं। इसी के साथ राम नरेश पंडित अपनी आंखें मलने लगा। वो अपनी आंखों से देखने के बाद भी सब पर यकीन नहीं कर पा रहा था। 3 दिन बीत चुके थे। राजकुमार दक्ष अब भी गुफा से बाहर नहीं निकला था। वो लगातार युद्धाभ्यास कर रहा था और वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लगातार शक्तिवर्धक गोलियां और जादुई घास की पत्तियों का सेवन कर रहा था। हालांकि अब राजकुमार दक्ष की पवन वेग युद्ध तकनीक में काफी इजाफा हुआ था। वो प्रति 5 मिनट में केवल 10 बार दीवार से टकराता था। फिर धीरे धीरे संख्या घटकर 7 हो गई। राजकुमार दक्ष पहले की अपेक्षा अपने आप को अधिक मजबूत महसूस कर रहा था और अब उसकी हड्डियां सख्त हो गई थी। अपनी शक्ति का अनुमान लगाकर राजकुमार दक्ष ने कहा, गुफा का जैसा वातावरण है, इसमें अगर मैं अभ्यास जारी रखूं तो मुझे इस तकनीक को सीखने में 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन इतने समय तक मैं यहां नहीं रह सकता। धीरे धीरे फिर उसी तरह 15 दिन का समय बीत चुका था। गुफा में अभ्यास करते हुए राजकुमार दक्ष ने थोड़ा भी आराम नहीं किया था। अभ्यास के बाद वो कुछ समय बाद खुद को उपचार में लगाता था और फिर अभ्यास में लग जाता था। अब गुफा में वो इतनी चोटें खा चुका था कि अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति उच्च स्तर की ना होती तो वो यकीनन टूट जाता और गुफा से बाहर निकल जाता, लेकिन राजकुमार दक्ष ने इस पर विजय पा ली थी। 15 दिनों बाद वो पूरी तरह से थक चुका था और खुद को ऊर्जा विहीन महसूस कर रहा था। वो प्रति 5 मिनट में 5 बार ही दीवार से टकराता था, लेकिन दीवार पर टकराने के बाद अब वो धड़ाम से जमीन पर नहीं गिरता था। इधर इशलीन कौर भी पाकुड़ पहाड़ पर आ गई और वो सीधे राम नरेश पंडित के पास पहुंची। उसने राम नरेश से पूछा, क्या वो लड़का अभी तक बाहर नहीं आया है? राम नरेश ने चिंतित स्वर में जवाब दिया, नहीं आया। उसके 15 दिन पूरे हो चुके हैं, अब तक उसे बाहर आ जाना चाहिए था। इस पर इशलीन कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अभी काले जादू का योद्धा ही है, फिर वो गुफा के अंदर पूरे 15 दिन रह गया। राम नरेश जी, उसे पहली बार देखकर आपको क्या लगा था? क्या वो गुफा के अंदर इतने दिनों तक अभ्यास करने में सक्षम था? राम नरेश ने कहा, नहीं, उसे देखकर तो ऐसा कहीं से नहीं लगा। इससे पहले गुलजीत कौर का प्रदर्शन सबसे बेहतर था। वो जब गुफा में पहली बार आई थी वो 3 दिनों तक अंदर रही थी। हालांकि वो उस समय पृथ्वीमंडल के पहले चरण की योद्धा थी। जब वो पृथ्वीमंडल के मिडिल स्टेज में पहुंची तब उसने गुफा के अंदर दूसरी बार प्रवेश किया और कुल 15 दिन अंदर रही और उस समय तक उसकी शारीरिक शक्ति बेहतर हो चुकी थी। इशलीन कौर ने कहा, राजकुमार दक्ष भले ही काले जादू का योद्धा है, लेकिन वो गुलजीत कौर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि वो फाइनल स्टेज को पूरा करने के करीब ही होगा और शायद फाइनल स्टेज को पूरा करने के उद्देश्य से ही उसने गुफा में प्रवेश किया हो। इशलीन कौर की बातें सुनकर राम नरेश के चेहरे का भाव बदल गया। उसने कहा, राजकुमार दक्ष काली जादू के स्टेज में सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनना चाहता है। वो उस ऊंचाई को छूना चाहता है जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ है। इसीलिए काले जादू के फाइनल स्टेज से अधिक शक्ति होने के बावजूद वो आध्यात्मिक साधना के द्वारा खुद को फाइनल स्टेज को पार करने से रोक रहा है। वाकई ये तो अद्भुत बात है और शानदार प्रतिभा इस लड़के के अंदर। उसकी बातें सुनकर इशलीन कौर मुस्कुराने लगी। तभी उसकी नजर राजकुमार दक्ष पर पड़ी जो कि गुफा से बाहर निकल रहा था। इशलीन कौर तेजी से उसकी ओर बढ़ी और उसने चिंतित होकर पूछा, दक्ष, तुम बुरी तरह से थके हुए लग रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? राजकुमार दक्ष ने चौंक कर कहा, इशलीन, तुम यहां क्या कर रही हो? इस पर इशलीन कौर ने कहा, मुझे इस बात का अंदाजा था कि आज तुम गुफा से बाहर आओगे, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई थी। अच्छा, मुझे यहां से कहां ले जाओगी? राजकुमार दक्ष ने पूछा। इशलीन कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, वहीं जहां तुम्हें आराम करने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सके और तुम्हें कोई परेशान करने भी ना आए।
राजकुमार दक्ष ने पिछले 15 दिनों से आराम नहीं किया था और वो बुरी तरह से थका हुआ था और रही सही कसर गुफा की दीवारों से टकराकर पूरी हो गई थी। लेकिन फिर भी उसने सतर्कता बरती, क्योंकि वो इशलीन को ज्यादा नहीं जानता था, ना ही उससे उसकी निकटता थी। इसलिए उसने कहा, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ही देर में तरोताजा हो जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। राजकुमार दक्ष के मना करने पर इशलीन कौर हैरान थी। उसने कहा, तुम्हें आराम की जरूरत नहीं है? ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? तुम अगर इस हाल में बाहर घूमते रहे तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। क्या पता फिर से सुमित सिंह या कोई तुम्हारे पीछे पड़ जाए। इशलीन कौर बहुत बुद्धिमान थी। उसने ऐसी बात कह दी कि वाकई दक्ष के लिए चिंता का विषय थी। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष ने कहा, तुम्हारा कहना सही है और तुम्हारे इस अपनेपन के भाव के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन प्रांतीय परिसर में ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं सुरक्षित रह सकता हूँ? इशलीन कौर ने कहा, है एक ऐसी जगह। आखिरकार उससे हार कर दक्ष ने कहा, ठीक है, फिर जिधर ले चलना है ले चलो। प्रांतीय परिसर में ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं सुरक्षित रह सकता हूं? दक्ष ने कहा। इस पर इशलीन कौर ने कहा, है एक ऐसी जगह। आखिरकार उससे हार कर दक्ष ने कहा, ठीक है, फिर जिधर ले चलना है ले चलो। इसके बाद इशलीन कौर राजकुमार दक्ष को अपने फ्लैट पर ले आई। प्रांतीय परिसर में इशलीन कौर की 12 दासियां थी। वो सभी दोनों के स्वागत के लिए फ्लैट के बाहर आ गई। एक दासी जिसकी उम्र 20 के करीब थी, उसने कहा, दासी का प्रणाम स्वीकार करें, मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ। कोई पुरुष पहली बार इशलीन कौर के फ्लैट में आया था, इसीलिए वो सभी भ्रम में थे कि शायद राजकुमार दक्ष और इशलीन कौर के बीच अफेयर हो। वो सभी दासियां दक्ष को गौर से देख रही थी। इतनी दासियों का प्रांतीय परिसर में होना राजकुमार दक्ष के लिए हैरान करने वाली बात थी। राजकुमार दक्ष के चेहरे के भाव को इशलीन कौर समझ गई। उसने कहा, अगर तुम्हारे पास मेरिट पॉइंट्स हो तो तुम भी आसानी से ऐसी कई दासियों को अपनी सेवाओं में रख सकते हो। प्रांतीय परिसर में इसकी अनुमति रहती है। इशलीन कौर की बात सुनकर राजकुमार दक्ष ने कहा, क्या सच में धन से हर सुविधा प्राप्त की जा सकती है? इस पर इशलीन कौर ने कहा, शक्ति और धन ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर किसी के पास शक्ति है तो धन उस तक दौड़ा चला आता है, और अगर धन है तो शक्तिशाली होना बहुत आसान है। दोनों को एक दूसरे का पूरक ही माना गया है। इशलीन कौर की बातें तार्किक थी, लेकिन धन से शक्तिशाली बना जा सकता है, इससे दक्ष सहमत नहीं था। उसने इस जीवन में अपने बदौलत शक्ति अर्जित की थी। 16 साल की आयु में भैरव का पवित्र ताबीज मिलने के बाद बड़ी रानी शिवांगी ने उसे शक्तिवर्धक पेय की केवल 2 बोतल ही दी थी, लेकिन दक्ष ने प्रतिभा की बदौलत शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक अभ्यास सामग्री की कभी कमी नहीं होने दी। खैर, दक्ष ने इशलीन कौर की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब इशलीन कौर ने अपने नौकर को आदेश दिया, राजकुमार दक्ष को स्नान करना है, इसीलिए बाथ टब में दर्द निवारक औषधियां डाल दो ताकि इनके शरीर के जख्म भर जाएं। मालकिन, आपके आदेश के अनुसार बाथ टब में पहले से ही औषधि डाली गई है, एक दासी ने कहा। तब इशलीन कौर ने कहा, ठीक है, तुम फौरन राजकुमार दक्ष को लेकर स्नानागार में जाओ और उनके जख्मों की चोट को जल्द से जल्द ठीक करने का कोई उपाय करो। दक्ष ने इशलीन कौर को गौर से देखा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी उलझन में था। वो सोचने लगा, मैं केवल इससे 2 बार मिला हूं, फिर ये मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही है? क्या गुलजीत कौर की चचेरी बहन है इसीलिए? नहीं, चचेरी बहन के मंगेतर का इतना ख्याल रखना मेरे गले से नहीं उतर रहा है। आखिर ये चाहती क्या है? फिलहाल दक्ष बहुत थका हुआ था और इस विषय पर वो ज्यादा नहीं सोचना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप उन 2 दासियों के पीछे जाने लगा। स्नानागार पूरी तरह से गुलाब की खुशबू से भरा हुआ था। वो स्नानागार बहुत बड़ा था, जिसमें 7 बाथ टब थे। 7 बाथ टब में पानी अलग अलग रंग का था, सभी की सुगंध अलग अलग थी और 7 बाथ टब के पानी में अलग अलग औषधि डाली गई थी। इन औषधियों की कीमत 1 लाख चांदी के सिक्कों के बराबर थी। दक्ष तुरंत ही बाथ टब में चला गया। पानी में जाते ही उसे आराम महसूस होने लगा। ऐसा लगा कि उसके शरीर की सारी पीड़ा खत्म हो गई। इसी के साथ बाथ टब में दक्ष आंखें बंद करके लेट गया। इधर हिमांशी कौर को सूचना मिलते ही गुलजीत कौर दक्ष से मिलना चाहती थी, लेकिन दक्ष तब तक पाकुड़ पहाड़ पर जा चुका था। गुलजीत कौर दक्ष के वापस आने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे पता चला इशलीन कौर उसे अपने साथ ले गई है। इस सूचना के मिलते ही गुलजीत कौर इशलीन कौर के फ्लैट की ओर बढ़ रही थी और उसने अपने हाथ में एक तलवार ले रखी थी। गुलजीत कौर को देखकर दरवान के रूप में खड़ी दासी ने सर झुकाते हुए कहा, राजकुमारी, मालकिन तो आध्यात्मिक कक्ष में है और अभी वो अभ्यास में व्यस्त है, आप अंदर नहीं जा सकती। दासी की बात सुनकर गुलजीत कौर को गुस्सा आ गया। उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हारी मालकिन आध्यात्मिक कक्ष में है तो क्या हुआ? मुझे अभी तुरंत उससे मिलना है। दासी कोई जवाब देती इससे पहले ही इशलीन कौर वहां आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन गुलजीत, कौन है जिसने तुम्हें परेशान किया है और तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया? गुलजीत कौर इशलीन कौर की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहने लगी, दक्ष कहाँ है? मैं उससे फौरन मिलना चाहती हूँ।
इशलीन कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, मेरी बहन राजकुमार दक्ष से मिलने आई है। अरे आपका दक्ष अभ्यास करते हुए बुरी तरह से घायल हो गया था, इसीलिए अभी वो स्नानागार में है और औषधि से भरे बाथ टब में आराम फरमा रहा है। इस पर गुलजीत कौर ने कहा, वो मेरा मंगेतर है, उसे आराम करने के लिए मेरे फ्लैट में होना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे फ्लैट में है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इशलीन कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, सायोनारा रेस्टोरेंट की घटना के कारण शायद अब भी वो तुमसे नाराज है, इसीलिए तुमसे मिलना नहीं चाह रहा था। इसी वजह से उसने कुछ वक्त मेरे साथ गुजारने का फैसला ले लिया। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, बहन गुलजीत तुम वापस चली जाओ, मैं वादा करती हूँ कि दक्ष की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। वैसे भी दक्ष के पीछे कई दुश्मन लगे हुए हैं और जब तक वो मेरे साथ है कोई उसे छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। इशलीन कौर की बातें सुनकर गुलजीत चिढ़ गई। उसने कहा, बहन तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये मुझे अच्छी तरह से पता है, इसीलिए एक बात गौर से सुन लो। राजकुमार दक्ष मेरा मंगेतर है और किसी लड़की ने उस पर नजर डाली तो उसकी खैर नहीं, वो लड़की मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो जाएगी, भले ही वो मेरी सगी बहन खुशबू कौर ही क्यों ना हो। तभी इशलीन कौर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में दक्ष को अपना मंगेतर मानने लगोगी। तुम भूल गई शायद, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी सगाई सिर्फ एक दिखावा है। खैर कोई बात नहीं, चिंता मत करो बहन, अगर किसी लड़की ने तुम्हारे दक्ष पर नजर भी डाली तो तुमसे पहले मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। गुलजीत कौर इशलीन कौर को बचपन से जानती थी। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि अगर उसकी नजर किसी चीज पर पड़ जाए तो उसे किसी भी सूरत में वो हासिल कर लेती थी। गुलजीत सोचने लगी, जरूर इसने राजकुमार दक्ष की शक्ति और उसकी प्रतिभा को जान लिया है, तभी ये जानबूझकर उसे मुझसे दूर करना चाहती है। दक्ष को मुझसे अलग करके दिखाना चाहती है कि यह मुझसे अधिक खूबसूरत है, लेकिन मैं इसे इसकी इस कुटिल चाल में सफल नहीं होने दूंगी। ये सोचकर गुलजीत कौर ने गंभीर आवाज में कहा, दक्ष कहाँ है? मैं आज उसे अपने साथ लिए जाऊंगी और अगर तुमने मुझे ऐसा करने से रोका तो मैं भूल जाऊंगी तुम मेरी बहन हो। इशलीन कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन गुलजीत मैं तुम्हें उसे ले जाने से मना नहीं कर रही हूं, लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूं वो तुम अब भी नहीं समझी। जानती हो बहन, कोई भी मर्द किसी औरत के इशारे पर चलना नहीं चाहता है। तुमने सायोनारा रेस्टोरेंट में उसके साथ जो व्यवहार किया उससे वो काफी आहत है, और आज अगर तुम उसे उसकी मर्जी के खिलाफ यहां से ले जाना चाहोगी तो शायद दोनों के संबंध और भी ज्यादा खराब हो जाए। इशलीन, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मुझे तय करने दो, तुम्हें ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। गुलजीत कौर ने गुस्से से कहा और इशलीन कौर को धक्का देते हुए फ्लैट के अंदर चली गई और जहां से वो सीधे स्नानागार की ओर बढ़ने लगी। स्नानागार में पहुंचकर गुलजीत कौर ने देखा कि दक्ष के पूरे शरीर पर कई सारी चोटों के निशान थे, जिसे देखकर गुलजीत का चेहरा उतरने लगा। वो सोचने लगी, दक्ष तो बुरी तरह से घायल है। तब तक इशलीन कौर भी स्नानागार में पहुंच चुकी थी। गुलजीत कौर के चेहरे का भाव देखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, बहन गुलजीत मैं समझ नहीं पा रही हूं, क्या तुम सच में दक्ष से प्यार करने लगी हो? बेहतर होगा कि तुम मेरे और दक्ष के बीच में हस्तक्षेप ना करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, गुलजीत कौर ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। इस पर इशलीन कौर हंसने लगी। बहन तुमने तो मुझे मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, तुम फिर से भूल गई। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरी बात याद करा देती हूँ। एक बार तुमने मुझे बताया था कि राजकुमार दक्ष के साथ तुम्हारी सगाई केवल दिखावा है और 3 साल बाद तुम इससे सगाई तोड़ लोगी। बस यही सोचकर मेरे मन में राजकुमार दक्ष के लिए फीलिंग्स आई, लेकिन अब तुम ही उससे प्यार करने का ढोंग कर रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। लेकिन गुलजीत कौर जवाब देती उससे पहले इशलीन कौर फिर से बोल पड़ी, सुनो बहन गुलजीत, ऐसा करते हैं कि हम दोनों राजकुमार दक्ष को अपने प्यार से जीतने की कोशिश करते हैं। जिसने राजकुमार दक्ष को इंप्रेस कर लिया वो उसका। बोलो क्या बोलती हो? सुनो बहन गुलजीत, ऐसा करते हैं कि हम दोनों राजकुमार दक्ष को अपने प्यार से जीतने की कोशिश करते हैं। जिसने राजकुमार दक्ष को इंप्रेस कर दिया वो उसका। बोलो क्या बोलती हो? इशलीन कौर ने कहा, जिसे सुनते ही गुलजीत कौर ने झल्लाते हुए कहा, झुंझुनू में कई ऐसे मर्द हैं जो कि राजकुमार दक्ष से ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, तुम दक्ष पर ही नजरें क्यों गड़ाई हुई हो? गुलजीत कौर की बात सुनकर इशलीन मुस्कुराने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने अभी कहा है कि झुंझुनू में राजकुमार दक्ष से ज्यादा प्रतिभाशाली और शक्तिशाली कई योद्धा हैं, तो तुम उसे मेरे लिए क्यों नहीं छोड़ देती? बहन गुलजीत, तुम भी तो दूसरे प्रतिभाशाली मर्द को ढूंढ सकती हो ना। इसी दौरान दक्ष जो वहीं बाथ टब में लेटा हुआ था उसने आंखें खोली और मन ही मन कहा, एक और बेवजह का झगड़ा, लेकिन मुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए, मुझे चुपचाप यहां से निकल जाना चाहिए। तभी उसने अपनी बाईं ओर देखा जहां इशलीन कौर और गुलजीत कौर खड़ी थी। दक्ष उन दोनों को टोके बिना और उनकी नजरों में आए बिना वहां से निकल गया। दरअसल दक्ष ने इशलीन कौर और गुलजीत कौर की आपसी बातचीत को सुन लिया था और उनकी बातें सुनकर दक्ष खुश नहीं था। ये उसके लिए नया सरदर्द था। वो प्रांतीय परिसर में रहकर चुपचाप अभ्यास करना चाहता था, ना कि बेवजह के विवाद में फंसना। वो सोच रहा था, क्या गुलजीत कौर नकली सगाई को लेकर पछतावा कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए मैं सही जीवन साथी नहीं हो सकता। और ये इशलीन कौर का क्या मसला है?
उसने तो केवल 2 बार ही मुझसे मुलाकात की है, फिर भी वो मेरी दीवानी होने का दावा कर रही है। ये सब क्या हो रहा है? बाहर निकलते ही दक्ष के कानों में एक आवाज आई, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी बाहर निकल पाओगे। आवाज सुनते ही दक्ष ने नजरें घुमाई तो सामने हिमांशी कौर थी। वो मुस्कुरा रही थी। हिमांशी कौर को देखकर दक्ष को लगा जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। दक्ष ने कहा, हिमांशी अच्छा हुआ तुम मिल गई, मेरे साथ इस समय बहुत गड़बड़ हो रही है, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हिमांशी कौर ने मजाकिया लहजे में कहा, क्या हुआ दक्ष, तुम्हें एशलीन कौर ने काफी परेशान किया है और क्या तुम्हारे अभ्यास में उसने बाधा पहुंचाई है? इस पर दक्ष ने कहा, हिमांशी अगर तुम मजाक के मूड में हो तो मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। हिमांशी कौर ने कहा, सॉरी दक्ष, अच्छा कहो क्या बात है। दक्ष ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी गुलजीत कौर इशलीन से इस बात को लेकर झगड़ रही है कि दूसरी किसी भी लड़की की नजर मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी लड़की ने ऐसा कर लिया तो वो उसे अपना दुश्मन मान बैठेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गुलजीत चाहती क्या है। इस पर हिमांशी कौर ने कहा, तुम्हारे मन में गुलजीत के लिए कोई फीलिंग्स है क्या? दक्ष ने कहा, गुलजीत कौर के लिए मैं जरा सा भी फील नहीं करता हूँ। हिमांशी ने दक्ष के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही दक्ष ने कहा, हिमांशी मेरी मदद करो, मुझे उस उलझन से निकलने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। कोई बात नहीं, इस उलझन से बाहर निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इस जगह पर ये बातें करना उचित नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे फ्लैट में चलो, हम वहां तसल्ली से इस मसले पर बात करेंगे। दक्ष ने कहा, ठीक है चलो। इसी के साथ दक्ष हिमांशी कौर के साथ चलने लगा। फ्लैट में पहुंचकर हिमांशी कौर ने पूछा, दक्ष वैसे मुझे पता है कि तुम प्यार, मोहब्बत और शादी के बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन जब तुमने गुलजीत कौर से सगाई की है तो उसके साथ भविष्य में तुम्हारी क्या योजना है, पहले इसे स्पष्ट करो। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि गुलजीत कौर 3 साल बाद स्वेच्छा से तुमसे सगाई तोड़ लेगी, तो ये तुम्हारा भ्रम है। हिमांशी कौर की बात सुनकर दक्ष सोच में पड़ गया। उसने कहा, तुम क्या कहना चाह रही हो? गुलजीत कौर के मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? उस लड़की के मन में किसी के लिए फीलिंग्स हो ही नहीं सकती। वो पत्थर दिल इंसान है और वो इशलीन कौर के फ्लैट में भी इसीलिए गई ताकि उसकी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो जाए, क्योंकि दिखावा ही सही लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उसकी सगाई मुझसे हुई है। वो कतई नहीं चाहती कि ये लोग कहें कि गुलजीत कौर का मंगेतर किसी और लड़की के साथ था। हिमांशी कौर ने कहा, दक्ष आज तक तुमने अपना सारा ध्यान केवल युद्धाभ्यास में ही लगा दिया, शायद तुम लड़कियों के बारे में कुछ बातें नहीं जानते हो। अगर गुलजीत कौर को तुम्हारी परवाह नहीं होती तो वो इशलीन के फ्लैट में नहीं जाती। वो जितनी तेजी से इशलीन के फ्लैट में जा रही थी तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो कितने गुस्से में थी। इतना घुमाकर मत कहो हिमांशी, सीधे सीधे बताओ मुझे आगे क्या करना चाहिए। राजकुमार दक्ष ने कहा, तुम क्या कर सकते हो भला? गुलजीत और इशलीन दोनों ही कैलाशपुरी सिटी के शाही परिवार की लड़की हैं। क्या तुम जानते हो कि उनके आगे पीछे घूमने वाले कितने लोग हैं? वो दोनों किसी लड़के को भाव तक नहीं देती, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने भाग्यशाली हो। हिमांशी कौर ने हंसते हुए कहा। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद राजकुमार दक्ष ने कहा, मैं इन सब बातों को सोचना नहीं चाहता, पर मुझे उम्मीद है कि हमारी बातें हम तक सीमित ही रहेंगी। हिमांशी कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेफिक्र रहो दक्ष, वैसे तुम्हारे जख्म अभी भरे नहीं है, तुम आराम कर लो और जब तक तुम्हें यहाँ रुकना है तुम रुक सकते हो। वैसे पता नहीं बहन गुलजीत कौर को इससे भी गलतफहमी ना हो जाए, उसे लगे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही हूँ। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारा बेड दिखा देती हूँ, आओ। हिमांशी कौर राजकुमार दक्ष को एक दूसरे रूम में ले गई। राजकुमार दक्ष अगले 5 दिनों तक वहीं रुका। उसके शरीर के घाव धीरे धीरे ठीक हो गए और अब तक उसकी थकान भी पूरी तरह से मिट चुकी थी। इस दौरान प्रांतीय परिसर के औषधि केंद्र से ढेरों रक्तप्रास की गोलियां उसने खरीदी और 5 दिन बाद एक बार फिर से वो पाकुड़ पहाड़ पर चल दिया। गुलजीत कौर और इशलीन से अपना सारा ध्यान हटाकर राजकुमार दक्ष ने काले जादू के फाइनल स्टेज से निकलने के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर लिया था और वो अब पृथ्वीमंडल में पहुंचने के लिए उत्सुक था। एक बार जब उसने काले जादू के फाइनल स्टेज को पार करके पृथ्वीमंडल में प्रवेश कर लिया तो उसकी शक्ति इतनी हो जाएगी कि वो सुमित सिंह और अनिकेत जैसे योद्धाओं से खुद की रक्षा कर सकता था। राजकुमार दक्ष एक बार फिर से गुफा में चला गया। इस बार वो पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। उसने अपने शरीर के भार को बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाए और हवा के तेज झोंके उसे उड़ा ना सके। वो लगातार अभ्यास करता रहा और 15 दिन बीतने के बाद दक्ष की गति में बहुत सुधार हो गया। 15 दिन बाद दक्ष हिमांशी के फ्लैट में वापस आ गया। 3 दिन के आराम के बाद दक्ष दोबारा से पाकुड़ पहाड़ की गुफा में चला गया और अभ्यास करने लगा। तीसरी बार उसने पवन वेग युद्ध तकनीक पर नियंत्रण पा लिया और वो 2 घंटे में केवल 10 बार दीवार से टकराया था। फिर जब चौथी बार वो गुफा में गया तो उसने हवा में पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वो 1 घंटे में 1 या 2 बार ही हवा में उड़ता। इस तरह लगातार 3 महीने में दक्ष 5 बार गुफा में गया और हर बार 15-15 दिनों का समय बिताया। बाकी बचे समय में वो हिमांशी कौर के फ्लैट में रहकर युद्धाभ्यास में समय व्यतीत कर रहा था। अब उसकी गति 81 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई थी और वो काले जादू के फाइनल स्टेज में सबसे अधिक गति प्राप्त करने वाला योद्धा बन चुका था। 5वीं बार जब दक्ष गुफा में था तब अचानक तेज रोशनी हुई और इधर गुफा के बाहर खड़े रामनरेश पंडित को गुफा के अंदर असामान्य गतिविधि महसूस हुई। रामनरेश गुफा के दरवाजे से अंदर झांकने लगा।
गुफा में राजकुमार दक्ष दोनों पैरों को मोड़कर तपस्या की मुद्रा में बैठा हुआ था। तभी दक्ष को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अनुमान लग गया था कि बाहर कोई योद्धा खड़ा था। राजकुमार दक्ष ने अपनी आंखें खोली और रामनरेश पंडित को अंदर आने को कहा और पूछा, पंडित जी आप यहाँ क्यों आए हैं? रामनरेश पंडित ने कहा, गुफा में क्या हो रहा है दक्ष? रामनरेश पंडित ने गुफा में देखा, वहां चारों तरफ तेज रोशनी फैली हुई थी। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम पृथ्वी मंडल में पहुंच गए हो? हाँ सच में, मैं काले जादू के फाइनल स्टेज को पार कर चुका हूँ, राजकुमार दक्ष ने कहा। तब रामनरेश पंडित ने दक्ष को देखा और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं विद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देता हूँ। इस बात को गुप्त रखना अब उचित नहीं होगा। राजकुमार दक्ष ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं प्रांतीय परिसर का छात्र नहीं हूँ और मेरी जानकारी के अनुसार अब तक कोई बाहरी छात्र इतने दिनों तक प्रांतीय परिसर में नहीं रहा है। क्या ये बात उजागर करना मेरे लिए उचित होगा?